स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग रिवीजन वीडियो, जहां हम एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन छोटे छोटे टॉपिक रिवाइज करेंगे सर। तीन की शक्ति, हाँ तीन की शक्ति सर। तो हम इंडेस 8 प्लस इंडेस 10 प्लस इंडेस 37 रिवाइज करेंगे। हम इन दोनों में कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। ऑफ कोर्स छोटे से इंडेस है, लेकिन इन तीनों टॉपिक में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है। शायद आप अकेले रिवाइज करने बैठोगे तो आपको भी शायद डिफिकल्टी हो, तो टेंशन मत लो, भाई आया है, इतना प्यारा प्यारा रिवीजन वीडियो आपको देकर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम सब कुछ रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, जो अपनी खास बात है वो तो अपन करेंगे ही। उसके अलावा जब मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा तो क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन अपने फॉर्मेट में बोर्ड नोट्स पर लिखाता हूं। वो बोर्ड नोट्स को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल रिवीजन वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें मेरे यूट्यूब पे मैं अपलोड करता हुआ चलता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जब सीए बन जाओगे तो बाद में अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मैंने रिविजन आपके लिए अपलोड किए हैं, लेटेस्ट हो या जो भी पुराने रिफर करने हो, मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे एक प्लेलिस्ट बढ़िया सी रिवीजन की, वहां से जाके आप सारे रिवीजन का मजा मुफ्त में उठा सकते हो, ठीक है। मुफ्त तो क्या, ये आपका समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन इट विल बी वर्थ इट, दैट इज माय गारंटी, ठीक है। सो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम फटाफट से शुरू करते हैं रिवीजन। अच्छा, रिवीजन लास्ट पे पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, वन बाय वन हम सारे टॉपिक रिवाइज करेंगे। आओ चलो, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेस 8 नाम क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तीन पार्ट में बांट दो। पहला हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिसी? जब आपके पास किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए दो में से एक ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ट्रांजेक्शन को कैश या अक्रूवल बेस पे फॉलो करूं, पॉलिसी है सर। बराबर, अगर मैं किसी भी नॉन करंट एसेट के लिए कॉस्ट और रिवल फॉलो करूं, पॉलिसी है सर। इन्वेंट्री के लिए फीफो या वेटेड एवरेज या स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन चूज करूं, पॉलिसी है सर। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए कोई प्रिंसिपल्स, बेसिस, कन्वेंशंस, रूल्स अगर आपने लगाए हैं तो उसको बोलते हैं पॉलिसी। ये समझ में नहीं आएगा तो एग्जांपल याद रखने का, इसको बोलते हैं पॉलिसी। पेन की निब से लेकर पैंट की जिप तक सब पॉलिसी है सर। अप डाउन अप डाउन अप डाउन सर। ये क्या फालतू बात है, इधर आ जाओ। सेकंड, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए ऑप्शन दे रखा है कि या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये। अब मैं कौन सी चूज करूं इसमें से? तो बोलता है अगर कोई स्पेसिफिक इंडेक्स अवेलेबल है तो फॉलो द इंडेक्स, बराबर। लेकिन अगर स्पेसिफिक इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो फिर जजमेंट अप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी, उस पर कोई इंडेक्स नहीं है अभी, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे? जजमेंट लगाओ। जजमेंट लगाते समय आप कोई दूसरा इंडेक्स, कोई फ्रेमवर्क, कोई प्रोनाउंसमेंट या कोई इंडस्ट्री में जो लोग यूज कर रहे हैं वो फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, खत्म। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, एक बार चूज करी पॉलिसी तो इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करने का। क्या करने का? कंसिस्टेंटली अप्लाई करने का, मतलब सेम नेचर के ट्रांजैक्शन पे सेम पॉलिसी लगाने का। बट कभी कभी क्या होता है, रिस्पेक्टिव इंडेक्स खुद कैटेगरी वाइज परमिट करता है। फॉर एग्जांपल याद है इंडेक्स 16 पीपी। पीपी कभी भी ये नहीं बोलता है कि इस दुनिया के सारे पीपी पे कॉस्ट या सारे पीपी पे फेयर वैल्यू लगाओ, वो ये नहीं बोलता। पीपी बोलता है सेम क्लास पे सेम मॉडल। मतलब वो क्लास वाइज परमिट कर रहा है ना, तो इंडेक्स सेट भी बोलता है हम भी क्लास वाइज परमिट करते हैं, बराबर, बट सिमिलर क्लास पे फिर सेम मॉडल, ऐसा। तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना, तीसरा सिंपल है। चौथा, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब देखो फ्लो समझो, पहले पॉलिसी क्या होता है वो बताया, सिलेक्ट कैसे करना है वो बताया, तीसरा कंसिस्टेंटली अप्लाई करने का वो बताया। अगर आपको क्लास का एग्जांपल याद रहेगा तो पहले वो बताया रिलेशनशिप क्या होता है, फिर सेकंड में गर्लफ्रेंड ढूंढे कैसे, बराबर, टिंडर पे ढूंढे कि मैट्रिमोनियल साइट पे ढूंढे, फिर आपने ढूंढ लिया तो तीसरे में जिसको ढूंढा उसी के साथ रहना कंसिस्टेंटली। चौथा, चेंजेस इन पॉलिसी। अब क्या जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिला उसको चेंज कर सकते हैं क्या? दो केस में चेंज कर सकते हो। एक, आपको लगता है कि माता पिता नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, तो अगर आपको लगता है कि आपका माता पिता, मतलब इनके लिए माता पिता कौन? इंडेस। अगर लगता है कि इंडेस ने चेंज करने बोला तो चेंज करने का। दूसरा, अगर आपको लगता है कि इसको छोड़ उसको पकड़, ये बढ़िया है बंदा, है ना, ये अच्छा नहीं है, जो मिला ना ये सही नहीं है लड़का, तो इफ यू फील कि देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बोलते हैं ना यार मेरे को पसंद नहीं आया, आई डोंट फील इट्स वर्किंग एनी मोर, तो इफ यू फील इट विल रिजल्ट इन मोर रेलिवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन, आपको कोई बेटर मिल गया
तो दूसरा पॉलिसी फॉलो करने का। फिर इसको बोलते हैं वॉलंटरी चेंज। मतलब पहला वाला होता है मैंडेटरी चेंज, इंड एस ने बोला चेंज करने का तो करने का। दूसरा, आपको लगता है कि चेंज करने से आपके फाइनेंशियल मोर रेलिवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी चेंज, वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब दो केस को बोलता है, अगर आपने ये वाला अप्लाई किया है तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये दो ट्रांजैक्शन चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है। सर एग्जांपल दो। मान लो आप पीपी में थे, बराबर, पीपी में आप प्री वैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे, अब आप पीपी से आ गए आईपी में, तो आईपी से तो मॉडल एक ही है कॉस्ट, तो मॉडल चेंज किया आपने, क्या ये चेंज इन पॉलिसी है क्या? नहीं, इसको बोलेंगे फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। क्यों? क्योंकि आप जब किसी और इंडेक्स से किसी और इंडेक्स में आते हो और बाय डिफॉल्ट चेंज हो रहा है मॉडल, तो ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है, ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। ठीक है, हाँ 16 में रह गई अगर रीवैल से कॉस्ट पे जाते तो वो होता चेंज इन पॉलिसी। ठीक है, तो वो पहला पॉइंट यही है, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शंस दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोस प्रीवियसली ऑकरिंग, पहला। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ ए न्यू पॉलिसी। मान लो कोई ऐसा था ही नहीं आपके पास, जिंदगी में पहली बार आपने आईपी परचेस किया है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, ये भी चेंज इन पॉलिसी नहीं है, जिंदगी में आई पहली बार हो तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। तुमको समझता है क्या? एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन दैट डिड नॉट ऑकर प्रीवियसली और वर इममटेरियल, सिंपल, क्लियर? ठीक है सर। आगे, अप्लाइंग द चेंजेस इन पॉलिसी। अब अगर आपने चेंज किए पॉलिसी तो अप्लाई कैसे करना है? तो अगर पहले ये देखना चेंज क्यों किया। अगर आपने चेंज किया है इंडेक्स के कहने पे, इंडेक्स ने बोला चेंज करने का तो आपने चेंज कर दिया, तो फिर देखना क्या इंडेक्स ने आपको कोई स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजन दिया है क्या? मतलब चेंज करने के लिए इंडेक्स ने बोला और इंडेक्स ने चेंज कैसे करना है वो भी सिखाया, तो अगर वो है तो फॉलो द इंडेक्स, फॉलो द ट्रांजिशनल प्रोविजन। अच्छा, सेकेंड केस, इंडेक्स ने बोला चेंज करने के लिए बट दैट इंडेक्स डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजंस, तो इस केस में आपको इफेक्ट है रेट्रोस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पुराने फाइनेंशियल बुलाकर कैंसिल ऑफ नहीं करने का, तो फिर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल में कंपैरेटिव बढ़ाना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल में आप दोगे करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का, और साथ में देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के डे 1 का। वेरी गुड, ओपनिंग बैलेंस शीट, बहुत बढ़िया, ये देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, जब आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे तब। तीसरा, अगर आपने वॉलंटरी चेंज किया, वॉलंटरी मतलब याद है दो तरीके से चेंज कर सकता अपन, एक तो इंडेक्स ने बोला तब, या फिर इट विल रिजल्ट इन मोर रेलेवेंट लाइबल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपने ये वाला मान के चेंज किया है, बराबर, उसको बोलते हैं वॉलंटरी चेंज, तो इस केस में आपको इफेक्ट देना पड़ेगा रेट्रोस्पेक्टिवली। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे देते हैं, मैंने बताया था ना, थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी आपको। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सपोज किसी ट्रांजेक्शन पे कोई इंडेक्स नहीं था, ठीक है, तो आपने क्या फॉलो किया रहेगा, कोई प्रोनाउंसमेंट वगैरह फॉलो किया रहेगा। अब उसमें अमेंडमेंट आ गया तो आपको भी चेंज करनी पड़ेगी पॉलिसी। मान लो क्रिप्टो के लिए पहले आप कॉस्ट फॉलो कर रहे थे, कॉस्ट मॉडल, अब प्रोनाउंसमेंट में आया चेंज, आपने अमेंडमेंट किया और आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे लाया, तो इसको वॉलंटरी चेंज बोलेंगे। तो इसका मतलब इस चेंज का इफेक्ट भी आपको रेट्रोस्पेक्टिव लेना पड़ेगा, ध्यान रखना प्लीज। आगे, कभी कभी होता है, अच्छा ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे लेते हैं वो मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, टेंशन मत लो, वो क्वेश्चन जब कराऊंगा नंबर वाले तो मजा आएगा आपको करने में। अगला, लिमिटेशन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। कभी कभी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना बड़ा इम्प्रैक्टिकेबल होता है, तो उस केस में जैसे मान लो मेरी कंपनी 20 साल से थी, अब मैंने इन्वेंट्री का मॉडल चेंज किया, तो मैं 20 साल पुरानी इन्वेंट्री थोड़ा चेंज कर पाऊंगा, तो जब से प्रैक्टिकेबल है तब से अप्लाई कर देना फिर उस केस में। ठीक है, और अगर कुछ भी चेंज किया है तो ये सब डिस्क्लोज कर देना, नेचर ऑफ चेंज, रीजन फॉर चेंज, इफेक्ट ऑन करंट एंड प्रायर ईयर्स, इफ रेट्रोस्पेक्टिव इज इम्प्रैक्टिकेबल डिस्क्लोज द रीजन। और एक और लास्ट चीज, ये एमसीक्यू के काम का है, अगर कोई नया इंडेक्स आने वाला है, अब तक आया नहीं है, मतलब ड्राफ्ट रेडी है बट इशू नहीं हुआ है, तो अगर उस इंडेक्स का आपको इम्पैक्ट है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा दिस फैक्ट अलॉन्ग विद द पॉसिबल इम्पैक्ट। वापस से सपोज मान लो इंडेक्स 117 आने वाला है, मान लो, ठीक है, तो अगर अब तक आया नहीं है ये, बट अगर आ गया तो आप पे कुछ इंपैक्ट रहेगा, यस, तो इसका फैक्ट अलॉन्ग विद पॉसिबल इंपैक्ट बताना पड़ेगा आपको डिस्क्लोजर के अंदर। ये क्या था आपका, ये था पॉलिसी के बारे में। ठीक है, बड़ा सिंपल है, इसमें अगर समअप करूं, ध्यान क्या रखना है आपको, चेंज किया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है। ठीक है, खत्म। आगे, अकाउंटिंग एस्टीमेट। अकाउंटिंग एस्टीमेट मतलब जिधर जिधर मॉनिटरी जजमेंट इन्वॉल्व है, कोई कैलकुलेशन में जजमेंट ले रहे हो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टीमेट, बराबर। एस्टीमेट का एग्जांपल दो सर, वारंटी ऑब्लिगेशन, बैड डेट एस्टीमेट करना, डेप्रीसिएशन भी एस्टीमेट है, ध्यान रखना, एज पर इंड AS 8 डेप्रीसिएशन का मेथड इज एस्टीमेट, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू, ये सब एस्टीमेट्स है, बराबर। तो जहां जहां एस्टीमेट है वहां अपन कभी चेंज की बात भी कर सकते हैं।
तो क्या एस्टीमेट चेंज हो सकता है? द आंसर इज यस। 3 केस में, या तो नया इंफॉर्मेशन आया, या फिर और मोर एक्सपीरियंस आया, या फिर नया डेवलपमेंट आया। बट द मेन पॉइंट इज, अगर चेंज हुआ एस्टीमेट तो अनलाइक अकाउंटिंग पॉलिसी इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दोगे, मतलब पुराना को चेंज नहीं करने का, आने वाले साल का चेंज करने का। ठीक है, ध्यान रखना। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एस्टीमेट के अंदर, सबसे पहला, कैन चेंज इन एस्टीमेट बी रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स? एस्टीमेट का इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। कोई गलती नहीं है ये एस्टीमेट चेंज करना, तो ये प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। ठीक है, दूसरा, चेंज इन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, मतलब किसी भी पीपी को कॉस्ट पे रखूं कि रिवैल्यू पे रखूं, उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ये चेंज करना पॉलिसी के एस्टीमेट है, याद है, ये पॉलिसी के एग्जांपल में था, तो ये पॉलिसी होती है। तीसरा, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पॉलिसी एंड अ चेंज इन एस्टीमेट, अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो तो हमेशा चेंज इन एस्टीमेट ही मानना, उसको चेंज इन एस्टीमेट ही मानना। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस सर, आगे बढ़ जाते हैं, आगे आ जाओ। उसके बाद एरर्स, तीसरा पॉइंट। देखो 3 पार्ट था ना इसका, एक पॉलिसी था, एक एस्टीमेट था और एक एरर था। अब एरर की बात करते हैं। एरर मतलब क्या? गलती थी प्रीवियस ईयर की या उसके पहले की, आज मालूम पड़ी। एरर्स और ओमिशंस और मिस स्टेटमेंट्स इन वन और मोर प्रायर पीरियड्स, जो अपने को आज मालूम पड़ा, उसको बोलते हैं एरर। ठीक है, अच्छा, करंट ईयर की गलती करंट ईयर में मालूम पड़ गई तो वो एरर नहीं है भाई, तुम समझ रहे हो क्या? हाँ। अब आएगा टाइप्स ऑफ एरर्स, याद मत रखना, सिंपल है, पढ़ के निकल जाना। मैथमेटिकल मिस्टेक बराबर मिस्टेक इन अप्लाइंग पॉलिसी, जैसे कोई असेट लायबिलिटी को ऑफसेट नहीं कर सकता, आपने ऑफसेट कर दिया। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, कोई एडजस्टिंग को माने नॉन एडजस्टिंग वगैरह वगैरह। ओमिशन, रिकॉर्ड करना भूल गए। फ्रॉड, चीटिंग, चोरी वगैरह, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया आपने, उसको बोलते हैं एरर्स। अब अगर एरर है तो क्या करने का? तो सिंपल, एरर का भी होता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, बट ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए क्या, दैट इज द क्वेश्चन। देखो एरर का होएगा कौन सा इफेक्ट? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। लेकिन क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए क्या? तो इसके लिए पहले पूछने का, एरर प्रीवियस ईयर का है या प्रीवियस ईयर के पहले का है? अगर एरर प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल में कर देना एडजस्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एरर प्रीवियस ईयर के पहले का है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ेगा, पहला। अब इसमें एक और चीज आती है, कभी कभी एरर होता है सिर्फ क्लासिफिकेशन का, इसके लिए अलग से डिस्कशन है। जो ऊपर की मैंने एरर की बात की, वो बाकी सारे एरर्स एक्सेप्ट क्लासिफिकेशन। अब अगर एरर क्लासिफिकेशन का है तब हम क्या करेंगे? तो क्लासिफिकेशन का एरर कब का, ये देखना। अगर क्लासिफिकेशन का एरर प्रीवियस ईयर का है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम का है, अगर क्लासिफिकेशन का एरर प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन क्लासिफिकेशन एरर अगर बैलेंस शीट के आइटम का है तो फिर इवन इफ इट इज अ प्रीवियस ईयर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये मतलब एरर को 2 पार्ट में बांट दो, एक क्लासिफिकेशन के एरर, एक बाकी सारे एरर्स। तो पहले क्लासिफिकेशन का देखना, तो ये लगाना, अगर क्लासिफिकेशन का पीरियड में है तो प्रीवियस ईयर में दे दो, ओपनिंग देने का जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन का एरर बैलेंस शीट में तो ओपनिंग देना पड़ेगा। बाकी सारे एरर्स में अगर एरर प्रीवियस ईयर का है तो ओपनिंग नहीं देंगे, प्रीवियस ईयर के पहले का है तो ओपनिंग बैलेंस शीट देना पड़ेगा। काम का है ये चीज, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ इंड AS 8 कंसेप्चुअली, ठीक है। लेकिन सर हम तो सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ते ना सर, हम तो अच्छे बच्चे, राजा बेटा है हम लोग, तो हम तो क्वेश्चन भी करेंगे। बोलो क्या करेंगे? क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। इधर आओ। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलता है। मैं समराइज करता हूं। पहले हम एक धंधे में थे जिधर हम कारपेट बेचते भी थे और फिट भी करते थे, और पहले हम रेवेन्यू कारपेट फिट करने के बाद बुक करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ? अब मैंने ना फिटिंग वाला काम बंद कर दिया, अब मैं सिर्फ कारपेट बेचता हूं। तो क्योंकि मैं कारपेट बेचता हूं तो अब मैं रेवेन्यू कारपेट के सेल पे बुक कर लेता हूं। वापस से, पहले मैं सेल और फिट दोनों करता था, तो रेवेन्यू फिटिंग के बाद बुक करता था। अब मैं सेल करता हूं, फिटिंग करना बंद कर दिया मैंने, तो मैं रेवेन्यू फिटिंग के बाद बुक कर लेता हूं। क्या ये चेंज इन पॉलिसी है क्या? नहीं, ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि आपने नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया है, उसकी वजह से रेवेन्यू बुकिंग चेंज हो गया, तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक आप पीपी से आईपी में आए और मॉडल चेंज हो गया, तो ये फर्स्ट टाइम अडॉप्शन है, चेंज इन पॉलिसी नहीं है। अच्छा, आप अगर धंधा चेंज नहीं करते, मान लो पहले भी सेल फिट अभी भी सेल फिट, और फिर ये चेंज होता तो चेंज इन पॉलिसी बोलते हैं। हो, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद बढ़िया वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 17।
देख लो क्या बोलता है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। बोलता है हम फीफो से वेटेड एवरेज चूज करने वाले हैं, मतलब आप मेथड चेंज कर रहे हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, चेंज इन पॉलिसी है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जाएगा, ठीक है। 3 साल का इंपैक्ट दिया हुआ है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, उसके पहले का। तो इसका मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था, आप इस केस में ना ये बना लिया करो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे प्रीवियस ईयर के पहले का मैं बात करूँ, सबसे पहले जो साल है, अगर मेरा स्टॉक बढ़ेगा 10 मिलियन से तो मेरा जीपी बढ़ेगा 10 मिलियन से। अब यहाँ का स्टॉक बढ़ा 10 मिलियन से तो यहाँ का ओपनिंग बढ़ेगा 10 मिलियन से। और उस साल का अगर आप देखोगे तो स्टॉक में इंक्रीमेंट हुआ 15 मिलियन, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा 15 मिलियन से। तो जीपी पे कितने का इंपैक्ट आएगा? 5 मिलियन का। यहाँ का क्लोजिंग बढ़ा 15 से तो यहाँ का ओपनिंग बढ़ेगा 15 से। और करंट ईयर में आपका इंक्रीजिंग क्लोजिंग स्टॉक वॉज 20 मिलियन, तो यहाँ लिखा 20 मिलियन, जीपी का इंपैक्ट आया 5 मिलियन। ये आप लिख के रखना पहले चीज़। ये मेरा रफ वर्क है। अब इन्होंने एक्स्ट्रा दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें क्या चेंज आएगा? क्या रेवेन्यू होएगा चेंज इसकी वजह से? द आंसर इज नो, सिर्फ सीओजीएस चेंज होएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ करंट और प्रीवियस ईयर होता है, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट में बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस में देयर इज नो ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें 2 कॉलम ही रहेगा, पॉलिसी हो कि कुछ भी हो, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस प्रीवियस ईयर में क्या चेंज होएगा? देखो, अब आपको अगर सीओजीएस निकालना है रिवाइज्ड वाला, तो प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग देखो, ओपनिंग बढ़ रहा है 10 से, क्लोजिंग बढ़ रहा है 15 से। फॉर्मूला क्या था सीओजीएस का? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो जितने से ओपनिंग बढ़ रहा है उतने से सीओजीएस बढ़ेगा, जितने से क्लोजिंग बढ़ रहा है उतने से सीओजीएस गिरेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग का नेगेटिव इंपैक्ट होता है सीओजीएस के ऊपर, तो क्लोजिंग बढ़ेगा मतलब सीओजीएस गिरेगा, ऐसा। तो उस हिसाब से प्रीवियस ईयर का आया सीओजीएस 159, सिमिलरली करंट ईयर का सीओजीएस निकालोगे 173 प्लस जितना भी ओपनिंग बढ़ा वो 15, जितना भी क्लोजिंग बढ़ा माइनस, तो ये आ गया आपका सीओजीएस करंट ईयर का। प्रॉफिट चेंज होएगा, एक्सपेंस वोंट चेंज, प्रॉफिट आपका आ जाएगा नया वाला, ठीक है। अब हमें क्या करूंगा, आपको रिटेन अर्निंग्स दिया हुआ है डे 1 के प्रीवियस ईयर का। अब रिटेन अर्निंग्स मतलब SOCE, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये आपका ओपनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ डे 1 से ही बनेगा। प्रीवियस ईयर का जो डे 1 का ओपनिंग है वहां से बनेगा ये, तो ये आपको वही दिया हुआ है 423। तो जब SOCE बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पहले आप देखोगे 423, क्या प्रीवियस ईयर के पहले क्या कोई इफेक्ट है क्या? है ना, एक ट्रेडिंग अकाउंट जो इसका इफेक्ट किधर भी आया नहीं, ये 10 मिलियन का जो जीपी का इंक्रीज है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर के ओपनिंग में 10 मिलियन ऐड करोगे, ये हो गया, तो आपको मिला प्रीवियस ईयर का रीस्टेटेड प्रॉफिट। फिर आप प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऐड करना 63, फिर आप करंट ईयर का ऐड करना 73, आपको मिल गया लेटेस्ट टकाटक प्रॉफिट, खत्म। सबको समझाए वाला पार्ट क्या? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 शानदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखना। क्या बोलता है? चेरी लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट सम प्रोडक्ट्स हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग 13-14 वन इनकरेक्टली इंक्लूडेड इन द इन्वेंट्री एट 6500। सेल कर लिया आपने, लेकिन स्टॉक में अभी पड़ा है वो, मतलब स्टॉक में पड़ा मतलब स्टॉक के अमाउंट में पड़ा है वो। दैट मीन्स योर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज इन्फ्लेटेड, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज इन्फ्लेटेड। और अगर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इन्फ्लेटेड है तो करंट ईयर का भी ओपनिंग होगा इन्फ्लेटेड। तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा? देख लो, इधर मैंने लिख के दिया हुआ है। अगर आपका प्रीवियस ईयर का स्टॉक इज इन्फ्लेटेड तो स्टॉक गिराना पड़ेगा ना अपने को, स्टॉक गिराना पड़ेगा। स्टॉक गिराओगे क्लोजिंग स्टॉक तो जीपी भी गिरेगा। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आता है, अगर ये गिरा तो जीपी भी गिरेगा। और इसका सीओजीएस पे इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज होएगा। वाई? लॉजिकली देखोगे तो आप 2-3 लॉजिक है इसके अंदर। क्लोजिंग स्टॉक गिरना, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। क्लोजिंग एज अ नेगेटिव एलिमेंट, ये गिर रहा है तो अच्छी बात है ना इसके लिए, नेगेटिव जेस गिर रही है तो सीओजीएस बढ़ेगा, एक ये तरीका। सेकंड, ऐसा समझ लो अगर जीपी गिर रहा है, जीपी कब गिरता है? जब एक्सपेंस बढ़ता है, तो एक्सपेंस बढ़ना चाहिए ना यार, ऐसा। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग का बात किया मैंने, अगर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग वाज इन्फ्लेटेड तो करंट ईयर का ओपनिंग भी होगा इन्फ्लेटेड। अब करंट ईयर का ओपनिंग गिरेगा, ओपनिंग गिरेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आता है एक्सपेंस साइड में, तो ये गिरा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और प्रॉफिट कब बढ़ता है? जब कॉस्ट कम होती है, तो सीओजीएस कम करना पड़ेगा आपको। बहुत सारा लॉजिक है, कैसे भी याद हो मुझे टेंशन नहीं होगी भी। आगे, अब इसका इंपैक्ट क्या रहेगा सुनना। ये मेरे प्रीवियस ईयर का सेल्स वगैरह दिया हुआ है और करंट ईयर का सेल्स वगैरह इस स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो किस में इंपैक्ट आएगा? सीओजीएस में इंपैक्ट आएगा। रेवेन्यू सेम रहेगा, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब मैं प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ, मैंने क्या बोला? प्रीवियस ईयर में सीओजीएस बढ़ना चाहिए तो बढ़ा दूंगा,
करंट ईयर में सीओजेस गिरना चाहिए तो गिरा दूंगा, बस। रिवाइज प्रॉफिट मिला, टैक्स कर देना मैं 30%, नया वाला पैट मिल जाएगा। अब इसमें क्योंकि आपको ये भी दे रखा है नंबर ऑफ शेयर्स, तो यू कैन ऑल्सो कंप्यूट ईपीएस, तो नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करोगे तो ईपीएस आपको मिल जाएगा इधर, खत्म कहानी। क्लियर? अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब सेम बात करेंगे एसओसीई की। एसओसीई में इक्विटी कैपिटल, अदर इक्विटी, टोटल, ठीक है। तो ये क्योंकि सिर्फ एरर था और ये एरर प्रीवियस ईयर का था, तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट वगैरह की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो कैपिटल लिखा, ओपनिंग लिखा प्रीवियस ईयर का, फिर प्रीवियस ईयर का नया वाला प्रॉफिट लिखा और करंट ईयर का नया वाला प्रॉफिट लिखा, बस टोटल वैल्यू मिल जाएगी आपको, कहानी खत्म इसकी, सिंपल है। ए दिस क्लियर टू एवरीवन गाइस? यस सर। चलो, अच्छा इसमें एक और वर्किंग दे रखी है, ये वर्किंग कभी पूछी तो याद कर लेना। क्या है ये? इसमें ना प्रीवियस ईयर में हर एक अमाउंट से कंपेयर करके इंक्रीज डिक्रीज निकाला गया है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, सपोज सीओजीएस की बात करें तो सीओजीएस अपना कितना था प्रीवियस ईयर में, अपने को आया 60। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है अपना इधर 53,500। कितना फर्क है? 53,500 इसमें दिया हुआ है, अपने को आया 60, फर्क है 6,500 का, तो वो लिखा है 6,500। साइन वगैरह इग्नोर कर सकते हो आप, बट डिफरेंस निकालना। जैसे इनकम टैक्स की बात करो, इनकम टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीवियस में 6,000, अपने को आया 4,050, डिफरेंस। तो वो कभी मांगा डिफरेंस तो निकाल के दे देना वर्किंग। तो प्रीवियस ईयर में जितनी भी आइटम्स थे सबों को क्वेश्चन वाले अमाउंट और अपने को जो आंसर में अमाउंट है उससे कंपेयर करना और डिफरेंस निकाल लेना, सिंपल, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलो डन। इलस्ट्रेशन 19 जस्ट एक बार पढ़ लेना, सिंपल है वो, कुछ है नहीं उसके अंदर, 19 पढ़ लेना एक बार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो जस्ट रीड, 19 और 2 जस्ट रीड, थियरी क्वेश्चन है। ओहो देखो वो आ गया, इस चैप्टर का सबसे शानदार क्वेश्चन जो आरटीपी नवंबर 23 में आया था। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद आता तो नवंबर 23 का वीडियो जाकर देख लेना, मैंने आरटीपी डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर। बट अगर पहले किया हुआ है और भूल चुके हो तो टेंशन मत लो, याद दिलाता हूं मैं क्या था इसके अंदर, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आती है तो मजा आएगा करने में इसको, शांति से करवाऊंगा ताकि अच्छे से हो जाए। आ जाओ इधर। इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12 वाई रिपोर्टेड 73,500 रेवेन्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना दिया हुआ है, इनकम टैक्स दिया हुआ है, रिटर्न अर्निंग्स दिया हुआ है, एंड वो सब बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इन 12-13 after the 11-12 financial were approved for issue, why discovered that some products sold in 11-12 were incorrectly included in the inventory? मैं बोलूँ ये exactly सेम है जो आपने जस्ट अभी क्वेश्चन किया। अरे ये जो क्वेश्चन किया आपने 6,500 वाला, सेम चीज़ है ये, ठीक है। तो इसमें तो सेम ही है कि प्रीवियस ईयर का आपका क्लोजिंग स्टॉक इज इन्फ्लेटेड तो गिराओ, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है इन्फ्लेटेड तो करंट ईयर का ओपनिंग भी होगा इन्फ्लेटेड तो वो कराओ। तो मैंने यहाँ तो पहले वो कर लिया। देखो मैंने यहाँ बहुत सारी वर्किंग्स बनाई हुई है, इधर देख लो एक बार। ये मैंने वर्किंग नोट नंबर बनाया एरर के लिए। प्रीवियस ईयर में क्लोजिंग गिरेगा, जीपी गिरेगा, सीओजेस बढ़ेगा, जस्ट अभी यही किया। करंट ईयर में ओपनिंग गिरेगा, जीपी बढ़ेगा, सीओजेस गिरेगा, ये अभी किया ना अपन ने। तो इसका ये ध्यान रखना एक पहला चीज। तो इसका इंपैक्ट किधर आएगा? सीओजेस में आएगा, वो ले लेंगे अपन। दूसरा तो ये तो सेम है। सेकंड पे आओ, 12-13 वाई चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज किया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू रिवैल मॉडल, इट एक्वायर्स इट्स ओनली इन्वेस्टमेंट फॉर ₹3,000 मेनी ईयर्स अगो। इन्होंने 3,000 रुपये में एक्वायर किया था, ठीक है सर। द एसोसिएट्स इक्विटी इज नॉट ट्रेडेड ऑन द सिक्योरिटी एक्सचेंज। फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वॉज डिटरमाइंड reliably using an appropriate valuation 31st March 13 25,000, 11-12 20, 10-11 18,000। अब जब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है तो 3 कॉलम बनेंगे, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के पहले वाला कॉलम, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब करना कैसे, सुन लो इधर मेरी बात। सबसे पहले मैं चेंज इन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन, रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। मेरा पहले खरीदा कितने में था? 3,000 रुपये में, बराबर। और प्रीवियस ईयर के पहले फेयर वैल्यू क्या निकल कर आई? 18,000। तो 3,000 माइनस 18,000, गेन कितने का आया? 15,000 का गेन आ गया, याद रखना है गेन। उसके बाद आपकी वैल्यू 18,000 हो गई। 18 के बाद नेक्स्ट ईयर वो हो गए 20, तो और कितने से बढ़ा? 2,000 से। तो प्रीवियस ईयर में 2,000 रिकॉर्ड किया। अच्छा 20 से हो गए 25, तो 5,000 से बढ़ा, तो करंट ईयर में 5,000 रिकॉर्ड किया। ये मैं सिर्फ वर्किंग नोट बना रहा हूं, इसका इंपैक्ट कैसे लेना है सिखाऊंगा बाद में। अरे यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट, एक सेकंड रुकना भाई। हाँ
ये हो गया अपने पॉलिसी का इम्पैक्ट। अगला एस्टीमेट। एस्टीमेट का चेंज हुआ तो प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट लेते हैं आगे। ऑन 31 March 13 एज अ रिजल्ट ऑफ यूजेज इंप्रूव्ड लुब्रिकेंट्स वाई रीअसेस द लाइफ फ्रॉम 4 years to 7 years। पहले लाइफ 4 साल थी, अभी लाइफ 7 years है। अब इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक है इसके द्वारा, मैं बताऊंगा उसमें क्या है। मशीन एज डेप्रिशिएटेड ऑन SLM टू अ निल वैल्यू इट एक्वायर्ड फॉर 6,000 ऑन 1 April 10। अब हुआ क्या सुनना, आपने 2010 में एक्वायर करी मशीन, लाइफ पहले 4 साल थी, तो पहले मैंने एज पर 4 years किया डेप्रिशिएट, तो 10 11 में कितना आया, 1500 का डेप्रिशिएशन आया बराबर। फिर मैंने 31 March 11 में भी किया एज पर वैसे डेप्रिशिएट, तो कितना बचा 3000। अब ये जो लाइफ रीअसेस हुई है ये आपने ईयर के एंड पे रीअसेस किया है ना, तो एक्चुअली इस रीअसेस का इंपैक्ट प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, मतलब इन द ईयर 13-14 में आपका चेंज होना चाहिए डेप्रिसिएशन, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इन्होंने चेंज किया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 12-13, तो इन्होंने लाइफ चेंज का इंपैक्ट 12-13 से ले लिया है, ध्यान रखना ये। तो ये मैं अभी ऐसे नहीं किया, तो बता रहा हूं मैं कैसे किया हुआ है। ऑल्टरनेटिवली आप 13-14 से भी इंपैक्ट ले सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला लाइफ चेंज हो गई, अब लाइफ कितनी 7 years हो गई ना, बट वो 7 years टोटल लाइफ थी, 7 में से 2 साल बीत चुके हैं, तो बची कितनी 5 years। तो आप क्या करना 5 years के हिसाब से करना डिप्रिशिएट फॉर द ईयर 12-13। अब इन्होंने क्या माना है, इन्होंने एस्टीमेट के साथ गलती भी मानी कंपनी की। उन लोग को लगता है कि कंपनी ने 1500 चार्ज कर दिया है, जबकि चार्ज 600 करना चाहिए था, ठीक है। तो अब करे क्या सर, ये तो वर्किंग तो निकाल लिया आपने, तुमको समझा वर्किंग वगैरह, ये समझ गया। अब इंपैक्ट क्या ले, अब आपको क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ था ना, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम टैक्स एक्सपेंस, रिटेन अर्निंग्स वगैरह, इसमें इंपैक्ट लेना। देखो कैसे, सेल्स वोंट चेंज, सबसे पहले COGS वो जो इन्वेंट्री का इंपैक्ट है वो लिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है, जो डेप्रिसिएशन है उसका इंपैक्ट भी COGS में लिया हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, इन द करंट ईयर इन लोग ऐसा मानते हैं कि आपने रॉन्ग चार्ज कर दिया डेप्रिसिएशन, तो रॉन्ग वाला आप बाहर निकालोगे। बाहर करना मतलब COGS से बाहर, मैं ऐसा मानता हूं कि COGS में डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड। ये बोला हुआ है क्या इन्होंने बाय द वे किधर भी, पता नहीं बोला है कि नहीं बोला, तुम ध्यान रखना बस ये बात, ठीक है। अच्छा इन्होंने बोला हुआ है बाय द वे 86,500 कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग 6,500 ऑफ एरर एंड 1,500 डेप्रिसिएशन फॉर मशीन है। तो इन लोग को लगता है कि ये COGS में एरर का भी अमाउंट है, बाहर निकालो, गलत वाला डेप भी बाहर निकालो और नया प्रॉपर वाला ऐड करो, ऐसा ये ध्यान रखना। तो मैंने गलत वाला बाहर निकाला, नया वाला प्रॉपर वाला मतलब ये 600 रुपये ऐड किया। ये COGS मतलब COGS में 2 चीज़ का इंपैक्ट आया, एक आपके ये वाले एरर का बराबर और एक ये डेप्रिसिएशन वाला इंपैक्ट। ये हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिला। फिर आप अदर इनकम ऐड करोगे, सर अदर इनकम में क्या आएगा, याद है मेरा चेंज किया पॉलिसी उसका इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ करंट और प्रीवियस का बन रहा है, तो प्रीवियस और करंट ईयर की इनकम ऐड कर देना। तो देखो मैंने प्रीवियस और करंट ईयर की इनकम ऐड कर दी, टोटल आ गया PBT, टैक्स करना माइनस मिलेगा पैट। सर ये जो प्रीवियस के पहले का इंपैक्ट है वो आपके डायरेक्टली SOCE में जाएगा बराबर। वो देखो यहाँ मैंने लिया हुआ भी है, मान लो SOCE में आपको दिया हुआ है ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 20,000 रुपये का। सबसे पहले ये डे 1 ऑफ प्रीवियस ईयर में आप वो पुराना वाला प्रॉफिट एडजस्ट करोगे, था ना 15,000, वो एडजस्ट करोगे नेट ऑफ टैक्स, तो नेट ऑफ टैक्स लेने का 10,500 बराबर, तो ये आपका आ जाएगा। फिर बस प्रीवियस का प्रॉफिट ऐड करना, करंट का प्रॉफिट ऐड करना, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। अ क्वेश्चन विच डेफिनेटली रिक्वायर्स राइटिंग प्रैक्टिस, सिंगल क्वेश्चन जिधर एस्टीमेट, पॉलिसी, एरर सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन ना भी आए, टुकड़ों में बढ़ के आ सकता है ये क्वेश्चन, तो करके जाना, MCQ के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इज दिस क्लियर, प्रैक्टिस लगेगी क्योंकि ये से आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो, आपने शायद काफ़ी लोगों ने किया भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो करके जाना, बट मैंने जितना हो सके रिवाइज करने का ट्राई आपको किया है। क्लियर है वाला पार्ट, क्या कर लेना, और अगर डिटेल में चाहिए तो नवंबर 23 का RTP देख लो, मैंने डाला हुआ यूट्यूब पे, कर सकते हो आप, ठीक है। चलो उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बचता है क्या? अच्छा एक और क्वेश्चन, एग्जाम वाला क्वेश्चन, एग्जाम में आता है एक्चुअली, ये AS से पूछ लिया था इन्होंने क्वेश्चन, सुनो क्या बोलता है। इन्वेंट्री का मेथड चेंज किया, बट मेथड फीफो वीफो नहीं है, इन्होंने क्या पूछा है, वर्स्ट कॉस्ट से क्या प्राइम कॉस्ट, क्या फर्क पड़ता है, इन्वेंट्री का मेथड चेंज किया है, पॉलिसी है। उसके बाद इन्होंने क्या क्या सुनना, नॉट टू प्रोवाइड आफ्टर सेल एक्सपेंसेस टिल लास्ट ईयर 1% प्रोविजन ऑफ सेल्स यूज्ड टू बी मेड। इसका मतलब पहले हम वारंटी का 1% प्रोविजन बनाया करते थे, अब मैंने प्रोविजन बनाना ही बंद कर दिया, तो क्या ये पॉलिसी है कि क्या ये एस्टीमेट है, दैट इज द पॉइंट।
क्या ये पॉलिसी का चेंज है कि एस्टीमेट का चेंज है? तो ये पॉलिसी का चेंज है। देखो एस्टीमेट कब होता? जब आप 1% का 2% करते हैं, परसेंटेज करते तो एस्टीमेट होता। लेकिन आपने पहले प्रोविजन बना रहे थे, अब प्रोविजन बनाना ही बंद कर दिया आपने, तो ये पॉलिसी का चेंज है। सबको समझा मैंने क्या बोला? ध्यान रखना। दूसरा वाला भी पॉलिसी है। तीसरा वाला डेप्रिसिएशन अपन चेंज कर रहे हैं, इट इज एस्टीमेट। चौथा वाला, अब चौथा इंटरेस्टिंग है, बोलता है प्रोवाइड फॉर अदर देन टेम्पररी फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच टुक प्लेस इन लास्ट 6 years अमाउंटिंग टू 12 crores। पिछले 6 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है, ठीक है। अब ये अदर देन टेम्पररी वगैरह एएस में होता था, एएस 13 में, इंडेस में नहीं होता ये सब। तो इंडेस में इन्होंने क्या पूछा है, ये बताओ कि ये पॉलिसी का चेंज है कि एस्टिमेट का चेंज है, बराबर। वो बोलता है देख लाल है कि हरा है, तो बोलता है हे ना पॉलिसी ना एस्टिमेट, ये तो एरर है। क्यों एरर? क्यों? क्योंकि अगर लॉस प्रीवियस ईयर्स के है तो वहां बुक होना चाहिए था ना, तुमने बुक क्यों नहीं किया? तो वो बोलता है दिख रहा है ये दोनों बटन नहीं दबाने का, तीसरा ही आंसर दिया इसका। तो अजीब सा ही है कुछ। देखो इधर क्या बोलता है, मैंने समराइज किया हुआ है। ये जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल एसेट, बराबर। तो अगर आप उसको एसीए मॉडल फॉलो करते हो तब तो अपने को चेंज से फर्क ही नहीं पड़ता, तब तो कुछ करना ही नहीं, तब तो ना कोई एरर है ना कुछ है। लेकिन अगर एफईटी ओसीआई या एफईटी पीएल पर रखते हो, बराबर, तो फेयर वैल्यू के चेंज से फर्क पड़ता है। तो पिछले 6 साल की फॉल ओसीआई में बुक होनी चाहिए थी, भूल गए, एरर हो गया। एफईटी पीएल है तो पिछले 6 साल का फॉल प्रॉफिट लॉस में बुक होना चाहिए था, भूल गए, एरर हो गया सर। तो ये थोड़ा सा इन्होंने स्टंट मारने का ट्राई किया एग्जाम में, सोचा हम कुछ नया पूछेंगे और रायता फैला दिया इन्होंने एग्जाम के अंदर। तो मुझे लगता है ग्रेस ऑफकोर्स मिला होगा इसका, अगर किसने कुछ गलत किया होगा तो। एनीवेज तुमने पढ़ लिया ना, खत्म। तो ये क्या था अपना इंडेस 8 को नए क्वेश्चन के साथ भी मैंने क्या कर दिया, रफा दफा कर दिया, रफू चक्कर कर दिया। और इसी बात पे बोलेंगे एक भाई साहब, क्या बात, दाल भात, मजा आ गया भाई साहब, ठीक है। चलो तो ये हो गया अपना इंडेस 8 भी खत्म, इंडेस 10। चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले इंडेस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसमें क्या बोलता है सुनना, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड क्या होता है? दीज आर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल इवेंट्स जो ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस के बीच में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखोगे तो मान लो मेरा ईयर एंड 31 मार्च 12 और मेरी ये जो फाइनेंशियल से अप्रूव हुए ऑन 14 अगस्त, तो इस दौरान जो इवेंट्स हुए उसको बोलते हैं इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। अच्छा अप्रूवल किसका आना चाहिए? बीओडी का अप्रूवल, ठीक है। अब ये इवेंट्स फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स हुए इसके 2 क्लासिफिकेशन है, एक एडजस्टिंग इवेंट्स, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। वही यहां बोला गया है कि उसके 2 टाइप के इवेंट होते हैं, एक होता है एडजस्टिंग, एक होता है नॉन एडजस्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टिंग? एडजस्टिंग का मतलब होता है जो इवेंट हुआ है उसकी कोई कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं एडजस्टिंग की बात करूं तो मान लो इधर जो इवेंट हुआ है, जैसे जुलाई में कोई इवेंट हुआ है, इसकी कंडीशन ऑलरेडी ईयर के एंड पे एग्जिस्ट कर रही थी, तो उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं। अगर इवेंट एडजस्टिंग है तो क्या करने का? एडजस्ट करने का। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एडजस्टिंग? नॉन, अच्छा एडजस्टिंग का एग्जांपल दो सर। डेटर्स, मान लो मेरे डेटर्स को मैंने कोई सेल किया था, अब डेटर्स पे किसी ने केस कर दिया ईयर एंड के पहले, ठीक है, और ईयर एंड के बाद वो हो गया बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट होने के पहले क्या केस चल रहा था ईयर एंड पे? द आंसर इज यस। तो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, एडजस्टिंग इवेंट। क्लियर है वाला पार्ट? यस। नेक्स्ट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट? ऐसी कोई इवेंट जो ईयर एंड के बाद हुआ है बट उसकी कोई भी कंडीशन ईयर एंड के पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उसको बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एग्जांपल दो सर। मालूम पड़ा 2 जुलाई को मेरी वजह से फायर लग गई क्योंकि तुम्हारा भाई हॉट है ना तो फायर लग गई मेरी वजह से। अब फायर लगने की कोई भी कंडीशन ऑफकोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो क्या करने का? कुछ नहीं करने का। हाँ अगर बहुत मटेरियल है तो डिस्क्लोज करने का, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब एग्जांपल्स दिए हुए वो एग्जांपल्स पढ़ लेना प्लीज, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस है इंडेस 10 के अंदर। पहला स्पेशल केस, अगर डिविडेंड की आप बात करो, अगर डिविडेंड साल खत्म होने के बाद डिक्लेयर हुआ है, बराबर, तो वो आप प्रीवियस ईयर में जाके प्रोपोज डिविडेंड रिकॉर्ड मत करना, वो पहले करते थे रिकॉर्ड, अभी नहीं करते। तो अगर डिविडेंड साल खत्म होने के बाद अनाउंस होकर डिक्लेयर हुआ है तो उस केस में वो लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर बना, करंट प्रीवियस ईयर में नहीं था, तो उसको आपसे डिस्क्लोज करोगे। देखो एग्जांपल इधर, मान लो डिविडेंड है, मई में आपने डिक्लेयर वगैरह किया, तो ये नॉन एडजस्टिंग है, इसको आपसे डिस्क्लोज करोगे।
दूसरा गोइंग कंसर्न, मान लो आपके यहाँ आग लग गई, आप मैंने देखा था ना 2 जुलाई को आग लग गई, लेकिन मान लो ये आग इतनी भयंकर थी कि आपकी पूरी फैक्ट्री जल के भस्म हो गई और आपका फैक्ट्री में ही मेन बिजनेस रन होता है, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउट में आ गया ना। तो अगर ऐसा कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट है जिससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन ही हिल जाए, तो उस केस में आप उसको एडजस्टिंग मानोगे और प्रीवियस के फाइनेंशियल्स को लिक्विडेशन या फिर रिलायेशन बेसिस के ऊपर बनाओगे। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं हिला है, बोलते फैक्ट्री में आग लगा तो क्या हुआ, अपना इंश्योरेंस था अपने पास, कोई टेंशन नहीं है, तो नॉन एडजस्टिंग बोलेंगे और अगर मटेरियल होगा तो डिस्क्लोज कर देंगे। सिंपल। आगे बढ़ जाते हैं। लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट, इसका लिंकेज इंड एस 1 के साथ है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है सुन लो। लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट इसमें क्या बोलता है बेसिकली, मान लो आपने ना लोन लिया था अप्रैल 1 को, फेब में आपने ब्रीच किया। ठीक है, मैं फर्क बताऊंगा इंड एस 10 और इंड एस 1 में फर्क भी क्या, सुनना। आपने ब्रीच किया, अब नॉर्मली ब्रीच करते से अपन ग्रेस पीरियड मांगते हैं ना, उसने ब्रीच किया तो सही बट ग्रेस पीरियड नहीं मांगा, ग्रेस पीरियड मांगा ईयर एंड के बाद। अब ग्रेस पीरियड कैसा मांगा, या तो कंडीशन रिमूव करवा दी ब्रीच की, या फिर ग्रेस पीरियड मांगा मोर देन 12 मंथ्स का। ठीक है, तो इंड एस 10 बोलता है इसको आप एडजस्टिंग इवेंट मानोगे। मतलब अगर ईयर एंड के बाद ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिससे ये लोन नॉन करंट बन गया दोबारा, तो इसको एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। ठीक है, भले ही ग्रेस निकालने की कंडीशन एग्जिस्ट करे या ना करे, इसको आप एडजस्टिंग मानोगे और इसको ईयर एंड पे ही नॉन करंट दोबारा बना दोगे। ठीक है, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर? अब इंड एस 1 और इंड एस 10 में क्या फर्क हुआ, सी इंड एस 1 में जब हम ब्रीच करते थे तो साल खत्म होने के पहले ही ग्रेस मांग लिया करते थे। यहां मैंने ब्रीच तो किया है लेकिन साल खत्म होने के बाद ग्रेस मांगा है 12 मंथ से ज्यादा का, या कंडीशन रिमूव करवाई, जो भी है। तो ये जो साल खत्म होने के बाद हुआ है ना, इसलिए वो इंड एस 10 में आ रहा है। अगर साल खत्म होने के पहले ही ग्रेस मांग लेता तो इंड एस 1 में आ जाता। ठीक है, ध्यान रखना, यही फर्क है दोनों के अंदर, दैट्स इट। उसके अलावा एक और स्पेशल केस है जो मेरे नोट्स में नहीं है, बट ये जितने भी इन्वेंट्री वाले क्वेश्चंस हैं इंड एस 10 में उसका समरी है। होता क्या है, इन्वेंट्री को लेकर काफी क्वेरी आती है इंड एस 10 के अंदर, तो उसको मैंने समराइज कर दिया है। सबसे पहले अगर इन्वेंट्री का एनआरवी गिर गया, ठीक है, क्या हो गया, इन्वेंट्री का एनआरवी गिर गया, तो सबसे ईयर एंड के बाद तो सबसे पहले यह देखना क्या उसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या। मान लो एग्जांपल नंबर 1, एनआरवी गिर गया 5 मई को और आपको बोल दिया कि दिस डिक्रीज के लिए कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, तब तो वो एडजस्टिंग ही है, तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर एनआरवी गिर गई ईयर एंड के बाद और कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो ये देखना एनआरवी क्यों गिरा। इफ द एनआरवी फॉल्स आफ्टर ईयर एंड ड्यू टू प्राइस चेंज इन मार्केट, नॉर्मल प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए गिरा है, तो इसको आप एडजस्टिंग मानोगे। सर एडजस्टिंग कैसे, कंडीशन तो नहीं थी, एडजस्टिंग मानेंगे, एक्सेप्शन की तरह मान के चलना है इसको। ठीक है, लेकिन अगर सपोज ईयर एंड के बाद एनआरवी गिर गई और एनआरवी गिरी है ड्यू टू फायर या वाटर लीकेज, जो ईयर एंड के बाद ऑकर हुआ, मतलब मान लो यहां 5 मई को एनआरवी गिरी, क्यों गिरी, प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं, आपके वेयरहाउस में फायर या वाटर लीकेज हो गया था इसलिए गिरी, तो इसको आप नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानोगे। इसका मतलब अगर एनआरवी गिरती है ईयर एंड के बाद और कोई स्पेसिफिक इवेंट की वजह से गिरती है लाइक फायर या वाटर लीकेज वगैरह, तो नॉन एडजस्टिंग, वरना एनआरवी गिरना इज ऑलवेज एडजस्टिंग इवेंट, ये ध्यान रखना आप। क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा। सबसे पहला, मान लो फ्रॉड हुआ 11-12 में, आपको मालूम पड़ा मई में, आपको भले मालूम बाद में पड़ा, था तो फ्रॉड पहले का ही ना, एडजस्टिंग इवेंट होगा। दूसरा, मान लो आपने 11-12 में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, 5 मई को आपको मालूम पड़ा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल इंक्रीज ड्यू टू अ रॉकी सरफेस विच द कंपनी आइडेंटिफाइड ऑन 5 मई। भाई रॉकी सरफेस का मतलब क्या होता है, जहां कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उधर ऑलरेडी पत्थर था बड़ा वाला, आपको मालूम पड़ा 5 मई को, बट ऑफकोर्स वो था तो पहले से ही ना, तो ऑफकोर्स इट एग्जिस्टेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो था पहले से, आपको मालूम बाद में पड़ा है, तो आप इसको भी एडजस्टिंग मानोगे। ठीक है, तीसरा, मान लो डेटर्स के ऊपर केस हुआ 14 फेब को, ठीक है, ईयर एंड हुआ 31 मार्च 12, अप्रूवल आया 14 अगस्त, 15 सितंबर को डेटर्स बिकेम इंसॉल्वेंट, मतलब डेट ऑफ अप्रूवल के बाद डेटर्स बिकेम इंसॉल्वेंट, तो ये की तरह इसको नॉन एडजस्टिंग मत बोल देना डब्बो, ये इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड है ही नहीं, ये इंड एस 10 में आएगा ही नहीं, क्योंकि इंड एस 10 में कौन से इवेंट आते हैं जो ईयर एंड से लेकर अप्रूवल के बीच में हो, अगर कोई इवेंट इसके बाद में हुआ है तो वो आउट ऑफ स्कोप है, इसको ये की तरह नॉन एडजस्टिंग मत बोल देना, कट्टूस मारना पड़ेगा फिर तुम लोगों को। कट्टूस मतलब ऐसा एक उंगली बाहर करके ऐसा सर पे कट्टूस। ठीक है, सबको समझा गया, ये कंसेप्चुअल पार्ट खत्म हो गया। अब आओ कुछ बढ़िया बढ़िया इंड एस 10 के क्वेश्चंस करते हैं।
शानदार वाले, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल बनाए जिससे आपके थोड़े से क्वेश्चन भी कवर हो जाए। जो एग्जांपल्स करवाए ना मैंने आपको, ये थोड़े क्वेश्चंस कवर कर लिए मैंने आपके इनडायरेक्टली। हाँ आ जाओ, अभी कौन सा क्वेश्चन था अपना? हाँ, एक था इलस्ट्रेशन नंबर 8, शानदार क्वेश्चन है, समझ लो क्या बोलता है। एक कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, नहीं सॉरी, एक पब्लिशिंग डायरेक्टरी कंपनी है, ठीक है। उसके पास 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। 11 12 12 13 13 14 14 15 जो भी है। अब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है। अगर इस 5 साल के बाद उसको और कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिले तो इसका गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं रहेगा। अब इसने क्या किया, इसने और जगह बिड किया, 5th ईयर में और जगह बिड किया इसने, ठीक है। और वो बोलता है नागपुर, नासिक, मुंबई, हैदराबाद, हर जगह बिड किया, बट एज पर द रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 23 अप्रैल कंपनी फेल टू बैक एनी ऑफ दीज। मतलब 5th ईयर आने वाला है और आपके पास दूसरा कोई काम है ही नहीं करने को, ठीक है। तो फिर क्या होएगा, आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन चेक करना पड़ेगा। अगर गोइंग, क्योंकि आपका और कोई धंधा ही नहीं है, वो बोलता है देखो इट्स ओनली एक्टिविटी टिल डेट इज पब्लिकेशन ऑफ पुणे, जो कि 5 साल का था और 5th ईयर ही है ये वाला। तो अगर गोइंग कंसर्न वैलिड नहीं है तो ज्ञान देने का, अगर गोइंग कंसर्न वैलिड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपके फाइनेंशियल बनेंगे लिक्विडेशन बेस, रिलेशन बेसिस पे, वो ओन वर्ड्स में मस्त टकाटक ज्ञान देकर आने का उसको, ठीक है। चलो ये हो गया खत्म। उसके बाद ढंग का कोई क्वेश्चन करवाओ आपको, एक क्वेश्चन जिसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाए तो बात बन जाए। हाँ, सीधा एमटीपी आरटीपी में आओ। क्वेश्चन नंबर 1, इसके एक्चुअली एमटीपी आरटी वाले क्वेश्चन बेटर है, ठीक है। क्या बोलता है, सपोज आपने 580 का एक्सपोर्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑर्डर डिसाइडेड टू सेल द सेम गुड्स एट अ प्राइस डिस्काउंट, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। देखो ये मेरी बात सुनना, ये 115 के अंदर भी है। अगर आपने कोई भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो वो आपके मेन अमाउंट से माइनस होता है, लेकिन कोई भी कैश डिस्काउंट है तो ग्रॉस अमाउंट अलग दिखाने का, कैश डिस्काउंट अलग दिखाने का, बस इसमें इतना ही बोला हुआ है, ठीक है। बोला लास्ट में देखो क्या बोला हुआ है, सच डिस्काउंट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट शोन एज अ डिडक्शन ऑफ द सेल्स फिगर, ठीक है, अलग से दिखाने का। आगे उसके बाद इसमें 2 ट्रांजेक्शन है, पहला वाला ये था जो मैंने बताया कैश डिस्काउंट को लेकर। दूसरा, टॉय एंटर्ड इनटू अ सेल डीड फॉर इट्स लैंड ऑन 15 मार्च, सेल डीड 15 मार्च को एंटर हो गई, रजिस्ट्रेशन हुआ अप्रैल में। डीड तो पहले एंटर हो चुकी थी ना, बाद में जाके मिला एडिशनल एविडेंस, तो उस केस में इट इज एडजस्टिंग इवेंट। आप इस सेल को प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड कर लेना, सिंपल, क्लियर, खत्म कहानी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ये इलस्ट्रेशन है इंडेक्स 2 और इंडेक्स 10 को मिलाकर। क्या बोलता है सुनना, अपने पास कुछ इन्वेंट्री है 10 मिलियन की, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस 12 मिलियन था। ऑन 15 अप्रैल ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन, मैंने क्या बोला था, अगर एनआरवी गिरती है ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। तो उसकी सेलिंग प्राइस हो गई 8 मिलियन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर द ईयर 31 मार्च 11 आपकी कॉस्ट है 10 मिलियन, आपकी एनआरवी हो गई 8 मिलियन, एडजस्टिंग मानेंगे तो 8 मानेंगे ना यार, तो आप गिराओगे देयर इज अ डिक्रीज बाय 2 मिलियन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा 2 मिलियन भी नहीं, सेल एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है भाई 0.5 का, तो डिक्रीज बाय 2 भी नहीं है, आपका एनआरवी 7.5 होगा और डिक्रीज आपका कितना हो जाएगा, डिक्रीज आपका हो जाएगा 2.5 मिलियन से। इज दिस क्लियर? ठीक है सर। अभी 1 साल के बाद, 1 साल के बाद 31 मार्च 12 को वो बोलता है सेलिंग प्राइस बढ़ के हो गई 11 और सेलिंग एक्सपेंस है 0.5। अच्छा 31 मार्च सॉरी 11 था, ये 11 था। अगर मैं 12 की बात करूं, 31 मार्च 12 की बात करूं, तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, ये गिराने के बाद कैरिंग अमाउंट हुआ 7.5 मिलियन। अब मेरा एनआरवी नया वाला कितना है, 10.5 है। सर 10.5 कैसा है, 11 माइनस 0.5, तो अभी इंक्रीज हुआ है 3 मिलियन से। क्या मैं इंक्रीज कर सकता हूं? हाँ रिवर्सल कर सकते हो, लेकिन जितना पहले लॉस बुक किया है उतना ही रिवर्सल कर सकते हो। तो 3 का रिवर्सल नहीं कर सकते आप, सिर्फ 2.5 जितना पहले लॉस बुक किया उतना रिवर्सल कर सकते हो, दैट्स इट। तो रिवर्स करोगे तो आपका कैरिंग अमाउंट 10 मिलियन दोबारा हो जाएगा। खत्म ये वाला पार्ट, क्वेश्चन 2 इज ओवर, करके जाना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से देख लो क्या बोलता है। बोलता है मून वन एन आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑन 25 अप्रैल, अवार्ड जीता अप्रैल में, आर्बिट्रेशन मतलब लीगल केस, ऑफकोर्स केस जीते आज हो, चल तो पहले से रहा होगा ना वो बोलता है कि ये फेवरेबल है कंपनी के लिए। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों आते हैं, तो ये एडजस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल फोन खरीदे 5,000 रुपए के और उसकी वैल्यू गिर के ड्रॉप टू 4,000 रुपीज, ये कोई भी फायर वाटर लीकेज नहीं है, नॉर्मल प्राइस गिरी है, एडजस्टिंग मानना है। उसके बाद डेटर था जिसपे प्रायर टू फाइनेंशियल ईयर एंड इंसॉल्वेंसी चल रही थी, बाद में ईयर एंड के बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, एडजस्टिंग इवेंट है। चौथा
assume that subsequent to the year end and before the financial statement are approved, company announces that it will restructure the operation of the company. कब करना ये? Subsequent, सबसे मतलब आफ्टर द ईयर एंड. रीस्ट्रक्चरिंग की बात चालू ही ईयर एंड के बाद हुई है, तो कोई कंडीशन प्रीवियस में नहीं थी, तो ये नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा. सिंपल. क्लियर है वाला पार्ट? डन. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आंसर कैसे करें? वन वर्ड आंसर मत करके आना, फिर बोलोगे मार्क्स नहीं दिया आईसीआई ने. थोड़ा ज्ञान लिख कर आना पड़ेगा. एज पर इंडेस 10 एडजस्टिंग का मतलब लिखो, फिर आंसर इन वन सेंटेंस करो. एडजस्टिंग का मतलब लिखो, आंसर इन वन सेंटेंस करो. नॉन एडजस्टिंग का मतलब लिखो, आंसर इन वन सेंटेंस करो. मैंने क्या बोला? धनिया छिड़क के आने का ऊपर. हाँ, तो ही मार्क्स मिलेगा तुम लोग को. आगे क्वेश्चन नंबर 4. ओहो, शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन. आ जाओ, करते क्या बोलता सुनना. इसमें भी एक अजम्पशन है आईसीआई का जो आपको याद रख के जाना है. ठीक है, क्या बोलता है सुन लो. एच कंस्ट्रक्टेड अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 10 lakhs in 2015. वेयर हाउस बनाया. इट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज बाय एच लिमिटेड ऑन 1 Jan 2016. तो इस दिन से चालू करेंगे डेप्रिसिएशन. 29 Jan 2020 एच डिस्कवर्ड दैट इट्स वेयर हाउस वॉज डैमेज्ड. मालूम पड़ा वेयर हाउस डैमेज है. बाय द वे यहाँ ईयर एंड दिसंबर है, नीचे मालूम पड़ेगा आपको. ड्यूरिंग अर्ली Feb 20 एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट डैमेज वॉज ड्यू टू अ स्ट्रक्चरल फॉल्ट. इसका मतलब क्या है? ये जो डैमेज हुआ है, ये डैमेज के बारे में मालूम आज पड़ा है, वो था पहले से. इट वॉज ड्यू टू अ स्ट्रक्चरल फॉल्ट. याद है रॉकी सरफेस वाला एग्जांपल? कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज ऑफ रॉकी सरफेस. रॉकी सरफेस मिला आज है. लैग हो रहा है क्या? एक सेकेंड, लैग हो रहा है क्या? अब बताओ सही है क्या? मैं वापस रीड कर लूंगा चाहिए तो. अभी सही है क्या? मेरे यहां सही दिख रहा है अभी. एक सेकेंड. हाँ, अभी सही हो गया, अभी सही हो गया. मैं वापस रिपीट करता हूं, सुन लो मेरी बात. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सुनना. मशीन बनाई आपन ने 2015 में 10 लाख रुपए की, अवेलेबल हुई 16 में, तो आपन इस दिन चालू करेंगे डेप्रिसिएशन. ठीक है. फिर बोलता है ऑन 29 Jan 2020 एच डिस्कवर्ड दैट इट्स वेयर हाउस वॉज डैमेज्ड. वेयर हाउस हो गया डैमेज. ड्यूरिंग अर्ली Feb एन इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट डैमेज वॉज ड्यू टू अ स्ट्रक्चरल फॉल्ट. मतलब डैमेज के बारे में मालूम आज पड़ा है, था वो पहले से. जस्ट लाइक रॉकी सरफेस मिला आज है, था वो पहले से. तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा, भले ही मिला आज है, था वो पहले से. ठीक है. आगे, द फॉल्ट बिकेम अपैरेंट व्हेन द वेयर हाउस बिल्डिंग लीक्ड सेवरली. तो वाटर लीकेज हुआ, उसकी वजह से फॉल्ट के बारे में मालूम पड़ा. ठीक है. वाटर लीकेज की वजह से फॉल्ट नहीं हुआ, वाटर लीकेज की वजह से फॉल्ट के बारे में मालूम पड़ा. फॉल्ट था तो पहले से ही. ठीक है. आगे, द डिस्कवरी ऑफ फॉल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट. अब करना क्या सुनना इसके बारे में. इसका एक बढ़िया अपन टेबल से समझने का ट्राई करते हैं. अवेलेबल फॉर इस दिन पे हुआ. ठीक है. अब मेरा 31 December 19 ईयर एंड है, मान लो ऐसा. ये फॉल्ट वगैरह के बारे में मालूम पड़ा 2020 में, और ये इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट है. तो क्योंकि ये फॉल्ट इज एडजस्टिंग इवेंट, तो आप इंपेयरमेंट टेस्ट 2020 में नहीं करोगे, 31 December 19 में ही कर लोगे. एडजस्टिंग का ये इंपैक्ट है कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग प्रीवियस ईयर के एंड पे कर लेंगे अपन. अब इंपेयरमेंट टेस्टिंग में क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होती है कैरिंग अमाउंट, एक चाहिए होता है रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख दे रखी है, कैरिंग अमाउंट ढूंढना है. ठीक है. क्या बोलता है सुनना. यूज रीअसेस द यूजफुल लाइफ 20 years. ये तो रीअसेस लाइफ है. लाइफ पहले कितनी थी वो दे रखा है. बिफोर डिस्कवरिंग द फॉल्ट एच हैड डेप्रिशिएटेड वेयर हाउस यूजिंग 30 year एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. अब सुनना मेरी बात. मतलब 2016 से लेकर 19 तक जब हम डेप्रिशिएट कर रहे थे तब लाइफ 30 years थी. तो करना डेप्रिशिएट. 2016 का आया डेप्रिसिएशन, 17 का आया डेप्रिसिएशन, 18 का आया डेप्रिसिएशन. अब है ना, यहाँ लाइफ हो गई रीअसेस. तो ये रीअसेस लाइफ का इंपैक्ट एक्चुअल में 31 December 19 के बाद से लेना चाहिए था, बराबर. बट इन्होंने क्या किया है, 2019 में ही इसका इंपैक्ट ले लिया है. तो जैसे आईसीआई ने किया वैसे करना है. तो क्या लाइफ कितनी हो गई अपनी? लाइफ चेंज होके हो गई 20 years. बट 20 years इज फ्रॉम द डेट इट वॉज रेडी टू यूज. मतलब 20 years आज के हिसाब से नहीं है, 2016 के हिसाब से. तो कितने ईयर्स बीत चुके हैं? 16, 17, 18, 3 साल बीत चुके हैं. तो रिमेनिंग लाइफ कितना बचा है? 17 बचा है. मैंने सब लिख के दिया हुआ इधर. तो आप 2019 का जो डिप्रिसिएशन है वो रिवाइज्ड लाइफ के हिसाब से निकालोगे. एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वो 2020 से होना चाहिए था, बट इन्होंने 19 से लिया हुआ है. ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है सर. तो फिर 16, 17, 18 का आया डेप्रिसिएशन, 19 का भी आ गया डेप्रिसिएशन. ये रही मेरी कैरिंग अमाउंट. यही तो चाहिए था. रिकवरेबल मेरे पास है, आया इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेना. ये पहली एंट्री. दूसरा, इन्होंने एक और एंट्री मारी हुई है. इन लोग को ऐसा लगता है कि कंपनी ने पुराना वाला डेप बुक कर रखा है, जबकि बुक इतना करना चाहिए था 2019 में. तो इसका भी इंक्रीमेंटल एंट्री मारा हुआ है कि इतना बुक करना चाहिए था, इतना हमने बुक ऑलरेडी कर लिया, तो हम इंक्रीमेंटल इतना बुक करेंगे. वो भी एंट्री मारा हुआ है. तो ये पहले पार्ट का जवाब है. ठीक है. दूसरा,
सबको समझा ये वाला पार्ट क्या? सिंपल है। आगे, सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द क्रैक इन द वेयरहाउस कॉस्ट डैमेज टू इन्वेंट्री वर्थ ₹1,00,000 एंड बिकेम अनसेलेबल। अब वो बोलता है जो रेन वाटर का सीपेज हुआ, लीकेज हुआ है, उससे इन्वेंट्री भी डैमेज हुई है। अब देखो दो चीज़ है, एक तो आपका पीपी डैमेज हुआ, वो था बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फॉल्ट, वो एडजस्टिंग था। इन्वेंट्री डैमेज हुआ, इन्वेंट्री डैमेज वॉज नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल फॉल्ट, इन्वेंट्री डैमेज वॉज बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ रेन वाटर। तो लीकेज तो बाद में हुआ है ना, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। सिखाया था ना, इन्वेंट्री की वैल्यू गिरी क्योंकि ईयर एंड के बाद या तो लीकेज हुआ या फिर फायर हुआ, तो वो नॉन एडजस्टिंग होगा। तो ये दो अलग पार्ट है, इन्वेंट्री का वैल्यू गिरा, नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, अब अपने को यही बताना है। वो पूछता है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, दे दिया सर। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन द अबव केस, मतलब पीपी वाले केस में व्हाट इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो वो तो एडजस्टिंग है, तो एडजस्ट भी करेंगे, डिस्क्लोज भी करेंगे। तीसरा, विल योर आंसर बी डिफरेंट, अच्छा नहीं सॉरी, एक और चीज पूछा है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ इन्वेंट्री बता देना, क्योंकि इन्वेंट्री का नॉन एडजस्टिंग है, इन्वेंट्री का क्योंकि नॉन एडजस्टिंग है, तो अगर वो मटेरियल है तो डिस्क्लोज करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। अब तीसरा, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ देयर वॉज नो स्ट्रक्चरल फॉल्ट एंड डैमेज टू द वेयरहाउस हैड बीन कॉज्ड बाय इवेंट ऑकर्ड आफ्टर 31 दिसंबर 19। बोलता है अगर वेयरहाउस को जो डैमेज है वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से होता, जो दिसंबर के बाद होता, तब फिर तो वो भी फिर नॉन एडजस्टिंग बन जाता ना यार। वेयरहाउस का डैमेज स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से था, तब वो एडजस्टिंग बना। इफ इट वाज बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, जो बाद में ओकर हुआ है, तब तो वो भी फिर नॉन एडजस्टिंग बन जाता। बस सब खत्म। तुम लोग चैट बॉक्स में क्या शानदार आंसर कर रहे हो, मजा आ गया मेरे को, मजा आ गया। साई, ध्रुव, साहिल, श्रुति, लक्ष्मी, पटेल, हिनल, वेरी गुड। नेहा, मयंक, वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया। चलो खत्म। और कुछ है क्या इंडेक्स 10 में? देखने दो जरा मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लो, बड़ा सिंपल है। 5 अप्रैल को फायर डैमेज हुआ है इन्वेंट्री का, ईयर एंड के बाद डैमेज हुआ ना, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बराबर। तो इसमें जो एनआरवी गिरी है वो नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है, तो इन्होंने, अकाउंटेंट ने गलती कर दिया, अकाउंटेंट ने एडजस्टिंग मान लिया, जबकि वो नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए, बता देना उसको। क्वेश्चन नंबर 6 पास्ट एग्जाम मई 23 में आया था, देख लो, सिंपल है। कितने 5 केसेस है, मैं जो इतने बड़े बड़े हर एक लाइन नहीं पढ़ेंगे, सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला इसमें क्या बोला हुआ है, 2021 22 का जो एफएस है उसके बहुत डेट्स दिए हुए हैं कि सुपरवाइजरी बोर्ड ने इस दिन भेजा बीओडी को, सुपरवाइजरी बोर्ड ने अप्रूव, मतलब बीओडी ने अप्रूव किया 26 जून को, फिर शेयर होल्डर ने देखा 4 जुलाई को, फिर मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। अरे कुछ नहीं, डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस मतलब बीओडी का अप्रूवल, बीओडी का अप्रूवल आया है 26 जून को, तो ये दिन हो गया आपकी वो डेट ऑफ अप्रूवल। ठीक है, ध्यान रखना, ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा, कंपनी लिटिगेशन में है, ठीक है, नो प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं बनाया है। आगे, ऑन 21 अप्रैल 23 सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द कंपनीज क्लेम। अब ये जो अपन सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में कोई प्रोविजन फॉर टैक्स था उसके लिए गए हैं। ठीक है, तो ऑफकोर्स पहले केस हुआ रहेगा, 21 अप्रैल को जजमेंट आया, तो ये तो एडिशनल एविडेंस मिला ना अपने को, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा, ध्यान रखना, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 6%, जैन में डेटर के ऊपर हुआ लॉस, उसके बाद वो हो गया इंसॉल्वेंट, तो ईयर एंड के पहले लॉस हुआ उसको, तो कंडीशन थी, ईयर एंड के बाद एडिशनल मिला एविडेंस, एडजस्टिंग इवेंट, बराबर। आगे चौथा पॉइंट बोलता है इक्विटी शेयर्स है, उसकी वैल्यू मार्च में 35 लाख थी। आगे बोलता है ड्यू टू मार्केट कंडीशन सब्सिक्वेंट टू द रिपोर्टिंग डेट। अगर आप ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बोला है, वैल्यू गिर गई है 20 लाख पे, बट क्यों गिरी, क्लियरली बोला है ड्यू टू मार्केट कंडीशन सब्सिक्वेंट टू रिपोर्टिंग डेट, मतलब इसकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी क्या, नहीं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। आगे, तनय वॉज इन नेगोशिएशन विद वरुण ऑन 1 Jan 22 टू एक्वायर द लैंड। देखो, नेगोशिएशन करने से कंडीशन नहीं आती है, नेगोशिएशन मतलब गप्पा गोष्ठी करना, कंडीशन कब आती है, जब कोई सेल डीड किया रहेगा, कोई एग्रीमेंट किया रहेगा, तो कंडीशन आती है। तो नेगोशिएशन कर रहे थे, नेगोशिएशन मतलब गप्पा गोष्ठी, गप्पा गोष्ठी को कंडीशन का एग्जिस्ट कभी मत मानना। ठीक है, नेगोशिएशन वर कंक्लूडेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, इस दिन एक्चुअली कंडीशन अराइज होती है, तो कंडीशन अराइज ही हो रही है ईयर एंड के बाद, तो ये नॉन एडजस्टिंग होगा, ध्यान रखना। क्लियर, खत्म। ले, मजा आ गया, मजा आ गया, आया ना मजा बीड़ू, हे बीड़ू बीड़ू बीड़ू, खत्म, मजा आ गया भाई साहब। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ो सारे के क्या हो गया सर आपको,
थोड़ी पागलपंती करनी जरूरी है, वरना फिर मजा कैसे आएगा ना यार। एनीवेज, शुरू करें क्या? शुरू करें, आ जाओ। इंडिया 37, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। चल शेरा, तैयार हो जा। इन 3, 2, 1 एंड गो। इंडिया 37 नाम क्या है? प्रोविजंस, कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट असेट्स। काम की बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें क्या है? ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन का मतलब देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव रादर देन सेटलिंग इट, बराबर। और ऑब्लिगेशन होता है दो प्रकार का, एक होता है लीगल ऑब्लिगेशन, एक होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन? ऐसा ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट से या लीगली अराइज हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन? जो आपके पास्ट प्रैक्टिस, पॉलिसी या स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो आपने सामने वाले को दिया है, जिसकी वजह से सामने वाले के माइंड में क्या क्रिएट हो गया? एक वैलिड एक्सपेक्टेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। सर एग्जांपल दो। जैसे प्रवीण है, प्रवीण अपने सेक्रेटरी को हर साल देता है बोनस। प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन सेक्रेटरी को सूद समेत हर साल देता है दिवाली का बोनस। दिवाली का बोनस बोलता है, लेकिन देता है वैलेंटाइंस डे के दिन पे। अब बताओ, सेक्रेटरी के मन में हर साल एक्सपेक्टेशन रहेगी ना कि मेरा प्रवीण आएगा और मुझे बोनस देगा। बस इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन सर जी। ठीक है, खत्म कहानी, आगे बढ़ेंगे। अब आएगा प्रोविजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविजन? एक प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, बट या तो टाइमिंग अनसर्टन है या फिर अमाउंट अनसर्टन है। मतलब कब पे करना है, या तो वो अनसर्टन है या कितना पे करना है वो अनसर्टन है, तो प्रोविजन बनेगा। अगर ये दोनों एग्जैक्टली पता है तो लाइबिलिटी रहेगा, बट लाइबिलिटी विथ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट इज अ प्रोविजन। recognition of provision क्या है? what is the recognition criteria of provision? it is same as a definition of liability, बस यहाँ लगता है एक reliable estimate। मतलब recognition में क्या क्या आएगा? present obligation, past event, outflow of resources, but a reliable estimate can be made। estimate है तभी तो provision है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा लाइबिलिटी और प्रोविजन पास्ट इवेंट होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल वारंटी प्रोविजन क्यों बुक करते हैं? बिकॉज द पास्ट इवेंट इज सेल करना। क्लियर है वाला पार्ट? यस। प्रवीण बोलता है, ए हे सर, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है सर, क्या टाइम पास करते इधर आओ। अच्छा ठीक है, उसके अलावा कोई भी चीज का प्रोविजन से तभी बनेगा, कोई भी चीज का प्रोविजन तभी बनेगा व्हेन देयर इज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव रादर देन सेटलिंग इट। फॉर एग्जांपल, आपने एयरक्राफ्ट खरीदा, गवर्नमेंट ने बोला 5 साल में कर लेना इंस्पेक्शन। ठीक है, तो क्या मैं हर 5 साल मुझे इंस्पेक्शन करना है, ईयर 5 में, ईयर 10 में, ईयर 15 में, क्या मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालकर आज ही बुक कर लूं प्रोविजन? द आंसर इज नो। अपन कभी ऐसा नहीं करते। इंडिया 16 पढ़ा अपन ने, क्या मैंने वैसा क्या फ्यूचर इंस्पेक्शन को आज बुक कर लिया? नहीं। मैं टोटल कॉस्ट में ये मानता हूं कि डे 1 की कॉस्ट में इंस्पेक्शन वॉज इंक्लूडेड, बट वो डे 1 का इंस्पेक्शन था। फ्यूचर के इंस्पेक्शन को मैं कभी भी ऐसे नहीं लाता। क्यों? क्योंकि इंस्पेक्शन का खर्चा इज अवॉइडेबल। मैं एयरक्राफ्ट बेचकर इंस्पेक्शन अवॉइड कर सकता हूं ना? द आंसर इज यस। ठीक है, तो ये कोई भी खर्चा अगर अवॉइडेबल है, प्रोविजन नहीं बनाने का। दूसरा, अगर कोई नया लॉ आने वाला है, मान लो आपको मोदी जी ने पूछा, भाइयों बहनों सफाई अच्छी लगती है? तुमने बोला हाँ मोदी जी। उन्होंने बोला सफाई करोगे? उन्होंने बोला हाँ मोदी जी। तुम वो बोले देश को मेरे साथ बनाओगे? तुमने बोला हाँ मोदी जी। मोदी जी आए, बोले ले स्वच्छ भारत सेस 5% का। तो अगर मोदी जी ऐसा कोई लॉ लाने वाले हैं जो वर्चुअली सर्टन है, मतलब आ चुका है, पार्लियामेंट में पास भी हो गया, सिर्फ अप्लाई होना बाकी है, तो उसका प्रोविजन आज ही बना लो। लेकिन अगर ऐसा कोई लॉ अब तक आया नहीं है, मोदी सिर्फ बातें कर रहे हैं, मोदी जी सिर्फ स्पीच में बोल रहे हैं, अब तक आया नहीं ऐसा कुछ, तो वर्चुअली सर्टन नहीं है, तो उसका प्रोविजन नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे आ जाओ। मोदी जी मजाक कर रहा था मैं, ठीक है, मालूम पड़ा मेरा चैनल कल गुल हो गया। मोदी जी लव यू। ठीक है, एनीवेज। पानी पीने दो भाई। लव यू बिड़ू, बिड़ू लव यू। इधर आओ। देखो, मोदी जी हो बीवी हो, डरता नहीं हूं, ओनली रिस्पेक्ट। मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन। अब प्रोविजन जब इतनी बात कर ही रहे हैं, तो प्रोविजन का अमाउंट क्या रहेगा? सबसे पहले बोलता है बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए। इसका मतलब अगर प्रोविजन निकालने के लिए देयर आर मेनी आइटम्स, तो प्रोबेबिलिटी कंसिडर करना, बट अगर एक ही आइटम है तो मोस्ट लाइकली अमाउंट कंसिडर करना। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे लेक को कंटेमिनेट क्या क्लीन करवाना है, तो क्लीन तो करवाना ही है। अब 2 कॉन्ट्रैक्टर है, एक ने बोला 20,000, एक ने बोला 25,000, तो मुझे क्या लगता है मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, उस हिसाब से आई विल क्रिएट द प्रोविजन। ठीक है, उसके अलावा अगर प्रोविजन 1 साल के बाद पे ऑफ करना है तो लाओगे प्रेजेंट वैल्यू पे। उसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, अगर कोई भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है तो क्या प्रोविजन बनाते समय उसको मैं कंसिडर करूंगा। फॉर एग्जांपल, आईफोन 15 प्रो मैक्स, बॉडी गर्म हो गया उसका,
बराबर, कलर फेड हो गया। तो अभी आईफोन कंपनी को पता है ना ज्यादा वारंटी क्लेम आएंगे, तो क्या इस रिस्क को अकाउंट करके प्रोविजन बढ़ाया जाए? बोलते हैं हाँ बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद फ्यूचर इवेंट्स, अगर ऐसा कोई भी फ्यूचर इवेंट है जिसकी वजह से प्रोविजन गिर सकता है या बढ़ सकता है, कंसिडर करूँ क्या? तो बोलता है उसका एविडेंस है तो ही कंसिडर करना। मान लो आप टीवी देख रहे थे, टीवी पे आया जापान के आविष्कार, ऐसा आविष्कार लाएंगे कि डीकमिशनिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, इसका एविडेंस है? नहीं सर, टीवी पे ऐड दिखा रहे थे, अब तक टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है, बनाने की बातें कर रहे हैं सर। तो एविडेंस नहीं है तो प्रोविजन को छेड़ने का नहीं उसकी वजह से, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ असेट, कभी कभी आप पूरा धंधा बंद करने का सोच रहे हो, तो धंधा बंद करने पे अपन क्लोजर कॉस्ट का प्रोविजन क्रिएट करते हैं, लेकिन क्लोजर करने पे आप कुछ असेट भी बेचोगे, तो प्रोविजन क्रिएट करते समय आप जितना भी क्लोजर कॉस्ट है उसका बनाओगे प्रोविजन। ये 10 लाख माइनस सेल ऑफ असेट का जो पैसा आएगा नेट करके प्रोविजन नहीं बनेगा। मतलब प्रोविजन बनाते समय असेट की जो डिस्पोजल वैल्यू है उसको कंसिडर आप नहीं करोगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा प्रोविजन जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया उसी पर्पस के लिए यूज करना, किसी और खर्चे से मत एडजस्ट करना। उसके अलावा प्रोविजन का चेंज हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स यस। क्यों? प्रोविजन इज अ एस्टीमेट, एस्टीमेट बदलेगा तो आपका प्रोविजन का अमाउंट भी चेंज होएगा। अच्छा, प्रोविजन में पता है ना एस्टीमेट अनसर्टेनिटी थी, जिस दिन वो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व हो गई, एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट टाइम मालूम पड़ गया, तो वो प्रोविजन लायबिलिटी बन जाएगा। तीसरा, अगर प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यू पे है तो एवरी ईयर अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। अनवाइंडिंग तो अपन ने इंडेक्स 16 में सीख रखी है, जैसे याद है प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग अनवाइंडिंग किया था ना, सेम इंटरेस्ट टू प्रोविजन करके अनवाइंडिंग करने का। उसके बाद फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, फ्यूचर में होने वाले लॉस का आज प्रोविजन नहीं मारने का। तुम समझ रहे हो क्या मेरी बात? यस सर। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पास्ट इवेंट नहीं होता है। ये था आपके प्रोविजन के बारे में। अच्छा, कंटीजेंट लायबिलिटी असेट पे मैं आता हूं थोड़े समय में, बट मैं नीचे मुड़ के आऊंगा रीइंबर्समेंट के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीइंबर्समेंट? कोई होने वाले खर्चे को अगर आपको किसी ने रीइंबर्स करने का प्रॉमिस किया, मान लो मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बोला कि जो ट्रैवलिंग का खर्चा है पहले तुम कर लो, हमसे फिर रीइंबर्स ले लेना, बराबर। तो मान लो आपने 100 का खर्चा किया, तो एक्सपेंस टू प्रोविजन आपने क्रिएट किया एंट्री। अब इसका अगर आपको 80% रीइंबर्समेंट प्रॉमिस हुआ है तो आप बुक करने का रीइंबर्समेंट असेट टू रीइंबर्समेंट इनकम। ये कब करने का? जब रीइंबर्समेंट इज वर्चुअली सर्टेन, पहली चीज। दूसरा चीज देखो, ये एक्सपेंस और ये इनकम जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये नेट ऑफ कर सकते हो, बट ये प्रोविजन और ये रीइंबर्समेंट असेट जाएगा बैलेंस शीट में, ये नेट ऑफ नहीं चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा रीइंबर्समेंट का अमाउंट कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। मतलब अगर सपोज रीइंबर्समेंट 120% प्रॉमिस किया है तो आप 100 का ही बुक करोगे मैक्सिमम, ठीक है। उसके अलावा वर्चुअली सर्टेन है तो ही बुक करना। ये था रीइंबर्समेंट के बारे में। आगे, ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नथिंग बट अ लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां खर्चे ज्यादा होने वाले हैं देन द इनकम। सर ऐसा है तो एंटर क्यों किया? पहले दिन पे नहीं पता था ना, बाद में मालूम पड़ा। तो जब ऐसा ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या करने का? तो प्रोविजन बनाने का, बराबर। तो कितने का प्रोविजन बनेगा? या तो कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाला लॉस या फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पे जो पेनल्टी है वो, विच एवर इज लोअर। मान लो कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा है 130, इनकम है 120, खर्चा लॉस कितना है? 10 का, या तो 10 का लॉस या 30 की पेनल्टी। मैं क्या करूंगा? मैं लॉस प्रेफर करूंगा, तो विच एवर इज लोअर। इसलिए ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में बनेगा प्रोविजन ऑफ द लोअर ऑफ दिस अमाउंट। क्लियर है वाला पार्ट? खत्म कहानी। उसके बाद आएगा रीस्ट्रक्चरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग? या तो आपने धंधा बदल दिया या धंधा करने का तरीका बदल दिया। मान लो मैं पहले टीचिंग कर रहा था, मैंने बोला टीचिंग छोड़ो, सिंगिंग करेंगे, बढ़िया गाता हूं मैं, तो मैंने टीचिंग से सिंगिंग में आ गया। या फिर मान लो पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया, बराबर। तो इस यहां धंधा करने का तरीका बदल दिया मैंने, धंधा नहीं बदला, धंधा करने का तरीका बदल दिया। इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। अ प्रोग्राम दैट मटेरियली चेंजेस स्कोप ऑफ बिजनेस या फिर मैनर इन विच बिजनेस इज कंडक्टेड। अगर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो क्या इसका प्रोविजन बनाएंगे? द आंसर इज यस, ओनली व्हेन देयर इज अ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन कब आता है? आपने इस रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान रेडी किया और प्लान को अनाउंस कर दिया, यही होता है ना। ऑब्लिगेशन कब आएगा? व्हेन प्लान रेडी है और आपने अपने शेयर होल्डर्स के मन में एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया। एक्सपेक्टेशन कैसे क्रिएट करोगे? या तो प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया या फिर प्लान को पब्लिक लेके अनाउंस कर दिया कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं, बराबर। तो इस केस में रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा। अब जब प्रोविजन बनाओगे तो प्रोविजन का अमाउंट क्या होगा? यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज दिया हुआ है, आसान भाषा में समझोगा, पर टेक्निकल लैंग्वेज सुन लो। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एक्सपेंस अराइज फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग विद बोथ नेसेसरली एंटेल्ड बाय द रीस्ट्रक्चरिंग एंड नॉट एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग एक्टिविटीज। सर समझा ही नहीं, आगे पढ़ो। डज नॉट इंक्लूड रिटेनिंग स्टाफ, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, दीज एक्सपेंस रिलेट टू फ्यूचर कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये ना समझे, आसान भाषा में सुनो। आसान भाषा में देखोगे तो रीस्ट्रक्चरिंग में दो चीज होती है, एक पुराना धंधा बंद करना, एक नया धंधा शुरू करना। पुराना धंधा बंद करने का जो कॉस्ट है
उसका प्रोविजन बनाओगे। जो नया धंधा शुरू करने का है, रीट्रेनिंग करना, मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब नए धंधे के खर्चे हैं, इसका प्रोविजन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। इज दिस क्लियर एवरीवन गाइस? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंसेप्चुअली अपना हो गया, लेकिन ये प्रोविजन के बारे में हुआ। अब मैं आऊंगा टुवर्ड्स कंटिजेंट लायबिलिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी? मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, बट कंटिजेंट लायबिलिटी के एक नहीं, दो नहीं होते, 3 डेफिनेशन। इसके डेफिनेशन याद कैसे रहेंगे सर? सबसे पहले आपको प्रोविजन का याद रहना चाहिए, रिकग्निशन क्राइटेरिया। व्हाट इज द रिकग्निशन क्राइटेरिया? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पास्ट इवेंट, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड रिलायबल एस्टीमेट। अब इनमें से जब जब कोई भी ब्रीच होगा तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी बनेगा। एग्जांपल, पहला डेफिनेशन क्या है? बोलता है ऑब्लिगेशन प्रेजेंट नहीं, पॉसिबल हुई तो पॉसिबल ऑब्लिगेशन अलॉन्ग विद पास्ट इवेंट, कंटिजेंट लायबिलिटी। ठीक है। दूसरा, मान लो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, पास्ट इवेंट भी है, बट आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, आउटफ्लो इज नॉट प्रोबेबल, और अमाउंट एस्टिमेट कर सकते हो, कंटिजेंट लायबिलिटी। तीसरा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, पास्ट इवेंट है, आउटफ्लो भी प्रोबेबल है, बट अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अमाउंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, बात खत्म, कंटिजेंट लायबिलिटी। एग्जाम में तीनों डेफिनेशन लिखकर आने का, अपने ओन वर्ड्स में, कीवर्ड्स के साथ, खत्म कहानी। यस सर। तो अगर कंटिजेंट लायबिलिटी है तो क्या करने का? चुपचाप डिस्क्लोज करने का। कंटिजेंट लायबिलिटी एकदम रिमोट है, रिमोट मतलब चांसेस आर लेस देन 5%, तो डिस्क्लोज करने का जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा सपोज आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, ठीक है, बैंक से कोई लोन लिया हुआ है आपने, तो उस केस में कंटिजेंट लायबिलिटी का अमाउंट क्या होगा? तो अगर बैंक से आपने लोन लिया हुआ है तो जितना, सपोज कभी कभी जॉइंट लोन लेते हैं, जॉइंट लोन मतलब सपोज मैंने और नवीद दोनों ने मिलकर लोन लिया, ठीक है, बैंक से जॉइंट लोन लिया 100 करोड़ का, इसमें से 70 करोड़ मेरा है, 30 करोड़ नवीद का है। तो एक्चुअली जॉइंट लोन में क्या होता है? आई बिकम द इनडायरेक्ट गारंटर फॉर नवीद, बराबर। तो 70 CR मेरा लायबिलिटी होगा, बट 30 CR मेरा कंटिजेंट लायबिलिटी होगा। नवीद के लिए 30 CR उसका लायबिलिटी होगा और 70 CR उसका कंटिजेंट लायबिलिटी होगा। ऐसा सबको समझाए वाला पार्ट? यस सर। उसके अलावा कंटिजेंट लायबिलिटी है तो एवरी ईयर एंड पे रिव्यू करने का उसको। ओके, ये था कंटिजेंट के बारे में। याद क्या रखना है? 3 डेफिनेशन और इसको डिस्क्लोज करेंगे, और पॉसिबिलिटी रिमोट है तो डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, खत्म। फिर एक कंटिजेंट असेट। कंटिजेंट असेट में क्या होता है? लायबिलिटी में क्या होता है? लोग मेरे पे केस करते हैं, ठीक है, कंटिजेंट असेट में मैं लोगों पे केस करता हूं और मैं जीतने के चांस होते हैं। तो वेन एवर देयर इज अ केस वेयर यू आर गोइंग टू गेन समथिंग फ्रॉम द केस, तो उसको बोलते हैं कंटिजेंट असेट। तो इट इज अ पॉसिबल असेट, बट इसका आउटकम अनसर्टेन है, हमको नहीं पता जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो इसका कंफर्मेशन अपने को मिलेगा फ्यूचर में बाय द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, उसको बोलते हैं कंटिजेंट असेट। तो क्या करूं? तो अगर कंटिजेंट असेट वर्चुअली सर्टेन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअली सर्टेन? मान लो आर्यन है, आर्यन ने मेरे को छेड़ा, ठीक है, तो मैंने उस पर केस किया, अब मैं केस जीत भी गया, कोर्ट ने बोला आर्यन को, आकाश कंदे को 10 करोड़ रुपए दे देना, तूने क्यों छेड़ा उसको, है ना, तो मैं केस जीत भी गया, पेमेंट भी अक्रू हो गई, बस पैसा आना बाकी है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअली सर्टेन। तो जब इतना ही वर्चुअली सर्टेन है, बस पैसा आना बाकी है, तो वो कंटिजेंट रहा ही नहीं, तब तो वो असेट बन गया, तो बोलता है इट बिकम्स अ असेट, उसको बुक कर लेने का, ठीक है। लेकिन इफ द इनफ्लो इज प्रोबेबल बट नॉट वर्चुअली सर्टेन, मतलब जीतने का चांस है लेकिन वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो वो कंटिजेंट असेट है, डिस्क्लोज करने का। तीसरा, अगर जीतने का चांस लेस देन 50% है, तब को डिस्क्लोज नहीं करने का, ठीक है, ना डिस्क्लोजर ना रिकॉग्नाइज, खत्म कहानी। एक बात ध्यान रखना, ये मत बोलना कंटिजेंट असेट को रिकॉर्ड कैसे किया, मैं कंटिजेंट असेट रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, मैं कंटिजेंट असेट को बोल रहा हूं वर्चुअली सर्टेन बन गया तो तू असेट है, तुझे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है, खत्म। हाँ, दिस कंप्लीट्स द कंसेप्ट ऑफ इंडिया 37। लेकिन हम कंसेप्ट पे रुकने वाले नहीं है, हम आएंगे किधर? क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आओ। इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं, जो ढंग के बता देता हूं मैं आपको फटाफट से। देख 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 तू यहां वहां न देख। हाँ, एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 18 है, बढ़िया क्वेश्चन, सुनो, दिखने में बड़ा खोदा पहाड़ निकला चूहा। सुनना, सबसे पहली बात, इसमें 37 भी है और इंडेक्स 10 भी है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ड्यू फॉर ऑथोराइजेशन 15th में, ये ध्यान रखना, मतलब आपका डेट ऑफ अप्रूवल 15 मई का है, मतलब यहाँ एडजस्टिंग इवेंट की बातें हो सकती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब क्या बोलता है सुन लो, हम लोग बिजनेस डिसकंटिन्यू करने का सोच रहे हैं, तो आएगा रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन, ठीक है। एनीवेज हमने उसको अनाउंस वगैरह भी कर दिया है, तो आ गया कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, प्रोविजन बनाएंगे। अब किसका प्रोविजन बनेगा?
पुराना धंधा बंद करने का प्रोविजन बनेगा। तो सपोज आपने पब्लिक अनाउंसमेंट किया और आप 540 पे करोगे पुराने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के लिए, ये प्रोविजन में आएगा। आगे बोलता है एंड द कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग द एम्प्लॉइज हु वुड रिमेन विद द ग्रुप, इसका प्रोविजन नहीं बनता है। तो रीलोकेशन वाले का प्रोविजन नहीं बनेगा, पुराने एम्प्लॉइज को निकालने का प्रोविजन बनेगा। ठीक है, अब इसमें बोला हुआ एक्चुअल टर्मिनेशन पेमेंट टोटलिंग 521 मेड इन 15th में। अपने को लगा था 540 होगा, 15th में तक अपने को 520 का अमाउंट मिला। क्या 15th में इज द डेट ऑफ अप्रूवल? हाँ, इसके बीच में मिल गया, इस दिन पे मिला तो भी चलता है। तो ये एज पर इंड एस 10 हम 520 की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो प्रोविजन कितने का बनेगा ईयर एंड पे? एक तो 520 का बनेगा। सर इसका बनाओ, रीलोकेशन वाले का, इसका नहीं बनेगा। आगे उसके बाद आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली थी एक्सपायरिंग 2022 में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रेंटल्स इज 430। 15th मई का रियल वैल्यू दिया हुआ है 410, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो इसका भी बनेगा प्रोविजन 410। उसके बाद क्या बोला हुआ है? उसके बाद बोला हुआ है कि लॉस आफ्टर टैक्स, लॉस का कोई प्रोविजन नहीं बनाओगे, फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस का प्रोविजन नहीं बनेगा। तो प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ 520 प्लस 410, मेरे ख्याल से 930 का प्रोविजन आपका बन जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है वाला पार्ट? इसमें ज्ञान लिखना पड़ेगा। नॉलेज में क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले इंड एस 37 में प्रोविजन कब बनता है, रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में लिखना थोड़ा, क्योंकि यहाँ स्कोप ऑफ बिजनेस और मैनर ऑफ बिजनेस चेंज हुआ है जो भी है। फिर इंड एस 10 की बातें भी करना कि एडजस्टिंग क्यों है, बिकॉज वो रिपोर्टिंग आपका जो एफएस का अप्रूवल डेट है उसके बीच में आ चुका है। फिर 2 लाइन में आंसर एंड 1 सेंटेंस, 2 लाइन में कंक्लूजन दे देना है इसका। दैट्स इट। राम कथा लिखने का जरूरत नहीं, इतना बड़ा वो लिख पाओगे भी नहीं तुम लोग। सबको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और कौन सा ढंग का क्वेश्चन है सर? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या बोलता है सुन लो, क्या बोलता है सुन लो। ड्यूरिंग द ईयर क्यूए डिलीवर्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर के। ठीक है, तो क्यूए ने कस्टमर को डिलीवर किया, प्रोडक्ट्स वर फॉल्टी। फॉल्टी क्या तो कस्टमर केस करेगा अपने ऊपर आगे, तो कस्टमर ने केस कर दिया। क्यूए हैड डिस्कवर्ड दैट प्रोडक्ट्स वर फॉल्टी ड्यू टू डिफेक्टिव रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर एफ। अब क्या हुआ, मैं क्यूए हूँ, ठीक है, मेरे पे कस्टमर ने केस किया, तो मैंने मेरे सप्लायर पे केस कर दिया। ये रीएम्बर्समेंट नहीं है, ये मत बोलना सर मैं इसको पैसा दूंगा, मैं यहाँ से पैसा लूंगा, ये रीएम्बर्समेंट नहीं है। किसी ने मेरे पे केस किया तो मैंने किसी और पे केस कर दिया, ये वो वाला केस है। ठीक है, चलो अब हुआ क्या सुनना। क्यूए एस्टिमेटेड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ द लीगल एक्शंस, द एक्शन ऑफ के अगेंस्ट क्यूए एंड द एक्शन ऑफ क्यूए अगेंस्ट एफ इज वेरी हाई। मतलब दोनों केस जीतने वाले हैं, ये कस्टमर जीतेगा मेरे से और मैं जीतूंगा सप्लायर से। ठीक है, आगे ऑन 1 October QA estimated that damages would pay to K would be 5 crores. This estimate was revised to 5.2 on year end, तो year end का अपन estimate consider करेंगे, and 5.25 on 15th में। पहले देखो डेट ऑफ अप्रूवल क्या है। डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस कहाँ दिया हुआ है? मेरे ख्याल से वो नीचे किधर दिया होना चाहिए। हाँ, डेट ऑफ अप्रूवल है 26 अप्रैल। तो क्या मैं जो मई में एविडेंस मिला मेरे को 5.25 का कंसिडर करूँ? द आंसर इज नो, क्योंकि डेट ऑफ अप्रूवल उसके पहले खत्म हो जाती है, अप्रैल में खत्म हो रही है बराबर। तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं 5.2 जो ईयर एंड द लेटेस्ट है उसको कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है, तो इसका अपन क्या बनेंगे? प्रोविजन बनाएंगे, बिकॉज ये वो अमाउंट है जो मुझे कस्टमर को पे करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाऊंगा इसका मैं। उसके अलावा अब जो दूसरा केस है जो मैंने मेरे सप्लायर पे किया था बराबर, क्योंकि उसका अमाउंट मिलना वर्चुअली सर्टेन नहीं है, तो उसका कंटिजेंट असेट बनेगा। इसका भी अपन ईयर एंड का एस्टिमेट लेंगे। तो यहाँ 2 चीज़ है, एक जो मुझे किसी को पे करना है उसका प्रोविजन बनाऊंगा, एक जो मुझे केस में किसी से मिलने वाला है उसका कंटिजेंट असेट बनेगा। 3 चीज़ पूछा हुआ है। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन, बोलने का येस। इफ द आंसर टू ए इज येस, क्या एंट्री पास करेंगे? 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैंने बोला था ना 5.2 का प्रोविजन बनेगा, तो 5.2 की एंट्री पास करेंगे। तीसरा, व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्शन अगेंस्ट क्यूए अगेंस्ट सप्लायर, जो क्यूए ने सप्लायर पे केस का उसका क्या है, तो कंटिजेंट असेट बनाएंगे, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। खत्म, क्लियर हो गया वाला पार्ट। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, सुन लो क्या बोलता है। हमने 6 मंथ वारंटी दिया हुआ है, ठीक है। इक्विपमेंट को अपन ग्रॉस मार्जिन 40% पे बेचते हैं। प्रोविजन 30,000 का अपन ने बना रखा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ ग्रॉस मार्जिन, ठीक है। Based on past experience, it is expected that 1% of equipment sold have been returned as faulty. ठीक है, सेल्स वैल्यू इज फुल्ली रिफंडेड टू कस्टमर। इसका मतलब क्या है? आप जो वारंटी देते हो एक्चुअली कस्टमर को, वो ग्रॉस मार्जिन पे नहीं, वो सेल्स के बेस पे देते हो। तो वारंटी भी जो 1% बनाई है वो ग्रॉस मार्जिन की नहीं बननी चाहिए, वो सेल्स की बननी चाहिए थी। तो यहाँ गलती हो गई कंपनी से। तो कैसे ठीक करें? सबसे पहले ना अपने पास ग्रॉस मार्जिन है ना अपने पास सेल्स है, निकाल सकते हो, लेकिन ये जो प्रोविजन है
दिस इज 1% ऑफ ग्रॉस मार्जिन, तो 30,000 डिवाइड बाय 1% करोगे तो ग्रॉस मार्जिन आएगा कितना, 30 लाख रुपए का, बराबर। नाउ ग्रॉस मार्जिन इज 40% ऑफ सेल्स, तो डिवाइड बाय 40% करोगे तो सेल्स मिलेगा, मेरे ख्याल से 75 लाख का आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 30 डिवाइड बाय 75%, 30 डिवाइड बाय 40%, 75, यस, बराबर। तो ये आपकी सेल्स आ गई। प्रोविजन इसका बनना चाहिए 1% का। अब इसमें एक और कैच है, 6 महीने का ही देते हैं वारंटी। ये जो 75 लाख है ये तो फुल ईयर का सेल्स है ना, ये तो फुल ईयर का है। जो पहला 6 महीने का सेल्स है इसकी तो वारंटी लैप्स हो गई ना, तो मैं इसका थोड़ी ना बनाऊंगा प्रोविजन, ईयर एंड तक इसकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। जो नेक्स्ट 6 महीने का सेल है 37.5 लाख, इस पे बनना चाहिए 1% का प्रोविजन, 37,500 का प्रोविजन। इसमें से ऑलरेडी 30 का अपन बना चुके हैं, तो एक्स्ट्रा अपन 7,500 का बनाएंगे प्रोविजन। देखो मैंने करके दिया हुआ, इधर इधर आ जाओ फटाफट से देख लो। इधर 75 लाख फर्स्ट 6 मंथ्स वारंटी लैप्स हो गई, तो इतने का बनेगा, इतने का प्रोविजन नहीं बनेगा। बाकी 37.5 आप बनाएंगे प्रोविजन 1% का, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका एडिशनल प्रोविजन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ जाते हैं। अब केस 2, इसमें एक और चीज बोला हुआ है, हैड द वारंटी पीरियड बीन 2 years इंस्टेड ऑफ 6 months, व्हाट एडिशनल क्राइटेरिया वुड XYZ नीड टू कंसिडर। अगर वारंटी पीरियड 2 years होता तो फिर पूरे साल की सेल्स पे प्रोविजन बनाते, तो पूरे 75 लाख पे 1% का बनता प्रोविजन 75,000 के हिसाब से। 30 क्रिएट कर चुके हो तो एडिशनल 45 क्रिएट करते। अच्छा ये मत बोलना सर 2 साल की वारंटी है तो मैं इंटू 2 नहीं करूंगा क्या? अरे आपके पास 2 साल की सेल्स है क्या अवेलेबल? नहीं ना, सेल्स तो आपके 1 साल की है, तो वारंटी बना के भी सिर्फ 1 साल की बना पाओगे। ये डे कहता है इंटू 2 years मत कर देना, समझे क्या? अरे यस और नो, अरे डैशिंग टू द स्नो विद अ 1-1-1-1 वे। ओके सर, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सुनना क्या बोलता है। वो बोलता है हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, ये सेल प्राइस है 190 की, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ओनरस बन चुका है, तो ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, जो भी लॉस है उसका प्रोविजन बनाते। तो यहाँ अपने को डेटा दिया हुआ है कि मेरा सब खर्चा कंसिडर करने के बाद मेरा कॉस्ट इतना है, सेलिंग प्राइस मेरी 190 है, तो मेरा नुकसान 9 रुपये का है, तो मैं 9 रुपया इंटू 21 इक्विपमेंट्स इतने का प्रोविजन बनाऊंगा। तो बोलते हैं कि कंपनी ने सही किया है क्या। नॉर्मली जब ऐसा पूछता है तो 99% केस में कंपनी गलत होती है, बट यहाँ रेयरली कंपनी सही है। तो क्या बोलने का सही किया है, और क्या। तो 4 लाइन में आंसर लिख कर आने का मस्त, पहले ज्ञान देने का, ओनर्स मतलब क्या होता है, ओनर्स का प्रोविजन बनता है, फिर बोलने का कंपनी ने सही किया है, तो वेरी गुड, उसको बोलने का गुड 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 गुड, ऐसा बोलने का उसको, ठीक है। एनीवेज आगे आ जाओ। MTP May 24 का क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो क्या बोलता है ये। एंटिटी एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज 1 million यूनिट्स ऑफ गैस एट ₹23 पर यूनिट, ठीक है, इतने में वो परचेज करेगा, कोई बात नहीं। गिविंग अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 2,30,000, मार्केट प्राइस फॉर अ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट इज 16 पर यूनिट, 16p पर यूनिट। मार्केट प्राइस मतलब अगर आप बाजार में बेचोगे इसको तो इतना ही पैसा मिलेगा। गिविंग अ सेल प्राइस ऑफ 160, तो ये तो ओनरस हो गया ना यार। आप खरीद रहे हो 230 में, बेचोगे 160 में, नुकसान वाला सौदा ये तो ये ओनरस की बातें होगी इसके अंदर। अब देखो क्या बोलता है, डिटरमाइन इन द फॉलोइंग सिचुएशंस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनरस एंड प्रोविजन टू बी मेड। क्या बोलता है, इफ द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट, बोलता है भाड़ में गया ये 16 का प्राइस, मैं बेचता हूँ प्रॉफिट में, मैं 23 के ऊपर बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट में बेच रहे हो तो फिर ओनरस नहीं होगा, तो पहले वाले केस में नॉट ओनरस। सेकेंड वाले केस में अगर लॉस में बेच रहे हो तो होगा ओनरस, तो बोलने का ओनरस होगा सर। तीसरा वाला केस बोलता है एंटिटी सेल्स एट 18 पैसे पर यूनिट, मतलब 5 पैसे का लॉस है, 23 में खरीद रहे, 18 में बेचेंगे तो 5 पैसे का लॉस है, तो 5 पैसे इंटू कितना 1 million, 10 million यूनिट्स करोगे तो लॉस आएगा आपका 50,000 रुपए का। 5 पैसे मतलब 0.05 रुपीज इंटू 10 million, तो 50,000 का लॉस आएगा। बोलता है तो लॉस इंकर करो या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकते हो पेनल्टी भर के, तो या तो लॉस या फिर पेनल्टी विच एवर इज लोअर, तो मैं लॉस इंकर करेगा ना यार। तो प्रोविजन बनेगा कितने का बनेगा, 50,000 का बनेगा। ले खत्म। अच्छा क्वेश्चन था ना, एग्जाम में आ सकता है भाई सब क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम की बातें कर रहे हो सर तो इसी बात पे बोलो, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो एक के है भाई साहब, एक के है भाई साहब, एक के भाई साहब। वाह ना, मजा आया कि नहीं आया? अरे बताओ मजा आया कि नहीं आया?